इसमें जो है ये जो इथिक्स है, नीति शास्त्र, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, एक तो पहले इसका सिद्धांत पढ़ना है। नीति शास्त्री जो सिद्धांत होता है उसको हम लोग इसका थ्योरी कहते हैं। दूसरा चीज इसका जो पढ़ना है कि जो नीति शास्त्री ये सिद्धांत है, नीति शास्त्री जो सिद्धांत है, इस नीति शास्त्री सिद्धांत को इसका जो व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, एक तो उसका व्यवहारिक प्रयोग पढ़ना है, इसका व्यवहारिक प्रयोग पढ़ना है, और फिर इसमें जो है विचारक पढ़ना है। तो विचारक में दो तरह के विचारक हैं, कुछ तो पश्चिमी विचारक हैं, पश्चिमी विचारक, बल्कि ये कह सकते हैं कि विचारक और सुधारक, ये दोनों पढ़ना है। विचारक से भी क्वेश्चन आता है, सुधारक से भी क्वेश्चन आता है। जो विचारक है वो सुधारक भी है। तो पश्चिमी विचारक कुछ पढ़ना है और कुछ जो है भारतीय विचारक पढ़ना है। भारतीय विचारक एक तो ये पढ़ना हम लोग को, और इसमें जो पश्चिमी विचारक हैं वो देखा जाए तो सुधार कार्यक्रम से भी जुड़े रहे हैं, तो वहां से भी कभी कभी प्रश्न आता है। फिर इसमें ये जो हम लोग का जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो तीनों पक्ष है, इसी तीनों पक्ष से संबंधित जो है केस स्टडी आता है। केस स्टडी कोई अलग से नहीं आता है। कभी मान लीजिए एटीट्यूड पर केस स्टडी बना दिया, कभी एप्टीट्यूड पर बना दिया, कभी देखे होंगे सहिष्णुता पर केस स्टडी बना दिया, या कभी मान लीजिए गांधीवाद है तो गांधीवाद पर ही केस स्टडी बना दिया। तो केस स्टडी इन्हीं तीनों चीजों पर आधारित होती है। तो जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी जो है इसी का ए बी सी का जो है वो केस स्टडी होता है। और ये जो इथिक्स हम लोगों के यहाँ, ये जैसे GS4 में जो इथिक्स मान लीजिए ये 250 नंबर का जो रखा गया है, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि हम लोगों के यहाँ 125 नंबर का जो है वो A, B और C आता है। ये जो तीन पक्ष हैं वो 125 नंबर के होते हैं। और जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी भी जो है 125 नंबर का ही आता है। तो ये समझ लीजिए कि केस स्टडी भी उतना ही बराबर महत्व है। जितना ए बी सी तीनों मिलाकर महत्व है, उतना ही केस स्टडी का भी महत्व है। दोनों का नंबर समान है। हाँ, लेकिन बिना सिद्धांत, व्यवहारिक प्रयोग और विचारक जाने केस स्टडी अच्छा से नहीं लिखा जा सकता। और जो केस स्टडी आते हैं तो इन्हीं सब चीजों पर जो उसको व्यवहारिक प्रयोग होता है। तो जैसे सिद्धांत में, नीति शास्त्री सिद्धांत में, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे हम लोग के यहाँ जो है जितने भी सैद्धांतिक पक्ष रखे गए हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ मान लीजिए पहले तो नीति शास्त्र ही मान लीजिए क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होता है। तो पहले तो नीति शास्त्र ही हम लोग समझेंगे कि नीति शास्त्र क्या होता है, नैतिकता से कैसे नीति शास्त्र अलग है, नीति शास्त्र का क्या स्वरूप होता है, नीति शास्त्र क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, भाई क्यों सिलेबस में रखा गया है। ये भी तो महत्वपूर्ण बात है कि नीति शास्त्र हम लोग के सिलेबस में क्यों रखा गया है। तो नीति शास्त्र जो हम लोग के सिलेबस में रखा गया है तो उसका कुछ महत्व होगा, और नीति शास्त्र में क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जैसे हम लोग क्या टॉपिक में देखिए, नीति शास्त्र मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सारतत्व तो निर्धारक परिणाम। तो जैसे इसी नीति शास्त्र के तहत ही इसका निर्धारक और परिणाम होता है। निर्धारक परिणाम का मतलब होता है कि एक होता है साधन, दूसरा होता है साध्य। तो जैसे साधन साध्य की औचित्यता को सिद्ध करता है। साधन मतलब मीन्स, साध्य मतलब एंड। तो साधन यदि सही है तो हम लोग का जो है साध्य भी सही होगा। एक पक्ष तो ये भी है कि साधन सही होना चाहिए, साध्य बल्कि कुछ भी हो। अब दूसरा होता है कि साध्य सही होना चाहिए, साधन कुछ भी हो। अब समस्या ये आता है कि ये जो हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं कि साधन और साध्य किसको हम लोग प्रमुखता दें, तो दोनों एकांगी अवधारणा है। साधन और साध्य दोनों ठीक होना चाहिए। इसी चीज को इंटेंशन कहा जाता है, अभिप्राय कहा जाता है। इंटेंशन का मतलब है, जैसे ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, सब व्यवहारिक पक्ष ही इसमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का मान सिंह डाकू,
वो देखा जाए तो डकैती करके पैसा कमाता था और डकैती करके पैसा लेता था, लेकिन उसमें से 1 रुपया अपने लिए खर्च नहीं करता था। जो लोग राजस्थान के होंगे सुने होंगे काफी कहानियां उसकी, तो देखा जाए तो 1 भी रुपया उसमें से अपने लिए खर्च नहीं करता था, बल्कि उस पैसे का प्रयोग जो है समाज कल्याण के लिए करता था। तो अब यहां पर सही है कि क्या वो चीज सही था कि उसने डकैती करके पैसा जो लिया वो समाज कल्याण के लिए खर्च किया, गरीब लोगों को बांट देता था? तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो ठीक है, लेकिन साधन गलत है। भले ही साध्य अच्छा हो तो भी ठीक नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ मान लीजिए साध्य जो है, दूसरी तरफ आप देखिए साध्य आपका, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल लेता हूं कि हम लोग जो है साध्य को सही मान लें, साधन कुछ भी हो। इसी तरह से दूसरा पक्ष भी कुछ लोग अपना तर्क देते हैं, दूसरा पक्ष भी कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम लोग को जो है वह देखा जाए तो साधन सही होना चाहिए, साध्य कुछ भी हो। भाई हमें कहते हैं कोई व्यक्ति है, मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी में जाकर 100 रुपया हर हफ्ते सबको देकर आता है। ये मानता है कि भाई जो भी हम पैसा कमाएंगे उसमें से हम सबको जो है 100 रुपया दे के आएंगे, या मान लीजिए महीने में हम 2-4 हजार रुपया गरीब लोगों को दान कर देंगे। कुछ लोग ऐसा भी तो सोचता है। अब वो जाकर 100 रुपया सबको बांट कर आता है और उसके बाद पता चलता है कि रात में लोग जो है शराब पीकर उनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें से कुछ लोग मर भी गए, तो क्या उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए था कि जो 100 रुपया हम दे रहे हैं उस 100 रुपये का क्या किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वो भी व्यक्ति दोषी हो गया। जितना मान सिंह डाकू दोषी उतना ही वो भी दोषी। वो कहेगा भाई हम ये पता करें कि वो लोग क्या करते हैं। नहीं, आपका फर्ज यदि 100 रुपया आप दे रहे थे, मान लीजिए बच्चे को आप पैसा दे रहे हैं, तो समझदार गार्जियन ये भी तो पता कर लेता है कि बच्चा उस पैसे का क्या कर रहा है। जितना जो है वो बच्चा दोषी है उतना गार्जियन भी दोषी हो गया। गार्जियन को अपने हिसाब से पता करना चाहिए था कि उस पैसे का सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग। वो कहता है भाई हम तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, आपको थोड़ा सा पता भी करना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कि दोनों परिस्थिति में गलत। अब साधन साध्य दोनों सही होना चाहिए, इस बात को हम लोग इंटेंशन कहते हैं, अभिप्राय कहते हैं। तो ऐसे भी जो जितने भी प्रश्न हैं इस तरह के नीति शास्त्र के, उसको समझना है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लोग क्या जो टॉपिक लिखा गया है, पहले टॉपिक में जैसे इसका व्यवहारिक पक्ष भी लिखा गया, लेकिन व्यवहारिक पक्ष हम लोग अलग से उसको पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मूल्य है। अब मूल्य क्या होता है, आप लोग क्या है जैसे रखा गया है कि भाई मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इसका जो है परिवार में, समाज में, शैक्षणिक संस्थाओं में इसकी क्या भूमिका है, तो ये भी थ्योरी का पोर्शन है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा टॉपिक रखा गया है एटीट्यूड, इसी को हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं। तो यह जो अभिवृत्ति है, तो अभिवृत्ति क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका प्रयोग है, कितने इसके डायमेंशन है, जितना भी चीज है, अब जितना भी लिखा है, संरचना है, वृत्ति है, विचार है, आचरण है, इसी को कैब थ्योरी भी कहा जाता है। इसी को जो है हम लोग कैब थ्योरी भी कहते हैं या एबीसी सिद्धांत भी कहते हैं। कैब का मतलब होता है कॉग्निटिव, ए का मतलब एफेक्टिव, बी का मतलब बिहेवियरल। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। तो इसी को जो है अभिवृत्ति को हम लोग जो है कैब थ्योरी भी कहते हैं या एबीसी सिद्धांत भी कहते हैं। कभी एग्जाम में कैब थ्योरी आए चाहे एबीसी आए तो यही टॉपिक। अब इसमें जितने भी चीजें हैं कि जैसे हम लोग का एटीट्यूड होता है, तो कहा जाता है, देखिए हम लोग व्यवहार में कहते हैं कि भाई एटीट्यूड व्यक्ति का ठीक होना चाहिए। इसका मतलब कि जो एफेक्टिव कंपोनेंट है, जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है, वो तीनों सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग तैयारी करते हैं, तो हम लोग का इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग का जो है विश्वास सही होना चाहिए। व्यवहार में इफेक्टिव का मतलब होता है विश्वास, कि हम परीक्षा पास करेंगे, हम कुछ बनेंगे, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। बी का मतलब बिहेवियरल का मतलब होता है, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, सिलेबस में तो सिलेबस डिफाइन कर रहा हूं, बस एक बार सिलेबस बता दे उसके बाद तुरंत शुरू करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए बिहेवियरल का मतलब कि जब हमको विश्वास होगा कि नहीं मैं बनूंगा, तो उसके बाद उसी अनुरूप हम पढ़ाई लिखाई करें, टेस्ट दें, अपना कार्यक्रम जो भी है उसको पूरा करें।
और सी का मतलब होता है संज्ञान, मतलब कि कांग्रेटिव। कांग्रेटिव का मतलब संज्ञान तत्व। संज्ञान तत्व का मतलब कि हमारे अंदर जो है, जो भी पेपर, पत्रिका, पुस्तक है, उन सब माध्यमों से जो हम लोग संज्ञान प्राप्त करते हैं, कि उसमें भी हो कि जो पढ़ाई लिखाई करता है वो बनता है। संज्ञान भी सही होना चाहिए, आपका विश्वास सही हो, आपका व्यवहार सही हो, और संज्ञान भी सही हो। संज्ञान का मतलब मान लीजिए आपको 10 फेल होने वाले लोग मिलते हैं, रोज आपको यही कहेंगे, जानते हैं कोई बनता नहीं है, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, कोई बनता होता थोड़े ना है। अभी बताइए, आपका संज्ञान पक्ष कमजोर होता चला जाएगा ना। यदि मान लीजिए ये तीनों पक्ष, यदि ए भी कमजोर हो गया, बी भी कमजोर हो गया, सी हो गया कमजोर, तो आपको चाहे जितना पढ़ा दिया जाए आप बन नहीं सकते, क्योंकि आप में सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, 2 बार फेल हो गए कोई बात नहीं। मान लीजिए 5 अटेम्प्ट है, 4 बार फेल हो गए, 5वां ही अटेम्प्ट है, तब भी मन में विश्वास होना चाहिए, कोई बात नहीं, अंतिम में भी तो काम कर सकता हूं, ऐसा होना चाहिए। अंतिम गेंद पर भी 8 रन बनाना है, तब भी विश्वास होना चाहिए, कोई बात है, अभी 9 बॉल फेंकेगा, 1 बॉल पे छक्का मारूंगा, 9 बॉल निकलेगा, फिर मैं जीतूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मविश्वास हो भी चुका है अनेक अवसर पर, कि अंतिम बॉल पर मान लीजिए 7 रन 8 रन बनाना और 9 बॉल चला गया, और दोनों बॉल पर छक्का लगा दिया। कभी आपने सोचा कि उस बैट्समैन का कितना आत्मविश्वास होगा, कितना जबरदस्त आत्मविश्वास। और हल्का फुल्का बैट्समैन है तो पहले ही मान लेगा कि हम हार गए, और देखिए अंतिम बॉल पर भी 8 रन बनाने को तैयार बैठा है। तो ये जो हम लोग जितना भी चर्चा कर रहे हैं, ये सब अभिवृत्ति का ही मसला है, कि व्यक्ति में अभिवृत्ति कैसे परिवर्तन कराया जाता है। व्यक्ति को सब इसी में टॉपिक है आप लोगों क्या, काफी ये 3-4 दिन लगता है इसको पढ़ाने में। तो इसमें व्यक्ति का कैसे अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है, कैसे जो है सकारात्मक से हम लोग नकारात्मक बना देते हैं, कैसे नकारात्मक से जो है और नकारात्मक बना देते हैं, सकारात्मक से और सकारात्मक कैसे बना देते हैं। तो ये सब कौन कौन से तरीके हैं उसके, कैसे ऐसे हम लोग कर पाते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप लोग के सिलेबस में लिखा है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जो लिखा है इसको हम लोग अभिरुचि कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता ये सब थ्योरी का ही पोर्शन है, 10-5 में एग्जाम्पल लिख देता हूं। एप्टीट्यूड जैसे हम लोग कहते हैं, कैसे समझिए कि व्यक्ति के भीतर आईक्यू कितना है, बुद्धि कितना है, व्यक्ति के भीतर जो इंटरेस्ट कितना है, रुचि कितनी है, इंटरेस्ट कितना होता है उसके भीतर। व्यक्ति के भीतर जो है वो देखा जाए तो उसने प्रैक्टिस कितना किया है, अभ्यास कितना किया है, उसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण कैसे दिया गया है। ये जो तीनों मिलाएंगे तो जो तत्व बनता है उसको हम लोग अभिक्षमता या एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। अब भाई ऐसे समझिए कि आप लोगों के यहाँ जैसे CSAT रखा गया है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये जो एप्टीट्यूड जो शब्द लिखा गया है वो यही वाला एप्टीट्यूड है। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप लोग CSAT का परीक्षा नहीं देते हैं पीटी में, वही जो है देखा जाए तो उसी को कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड है। अब कैसे मैं व्यवहार में समझाता हूं, ये बताइए। सामान्यतः अधिकारी बनने के लिए आपके पास 120 के आसपास बुद्धि चाहिए, आईक्यू आपका 120 होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि अधिकारी जो बनता है उसका आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है। साइंटिस्ट हैं चाहे जो प्रोफेसर हैं, उनका आईक्यू अधिकारी से ज्यादा होता है, लेकिन 120-25 के आसपास आईक्यू होना चाहिए। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका आईक्यू 110 है, हो सकता है, जानते हैं कि आईक्यू जो है, आप जो है फल खा के, दूध पीकर और बादाम खा के आईक्यू नहीं बढ़ा सकते हैं, ये भगवान की ही देन है। ज्यादा 2-3 पॉइंट ही बढ़ पाएगा, मैक्सिमम 5 बढ़ पाएगा। सब प्रयोग द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने ही आईक्यू दिया है। कोई व्यक्ति 1 बार पढ़ता है तुरंत समझ में आ जाता है, कोई व्यक्ति 2 बार पढ़ता है तब भी नहीं समझ में उसको आता है। ये भगवान का ही देन है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा थोड़ा परिश्रम करेंगे, मान लीजिए योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो थोड़ा सा 5 पॉइंट बढ़ सकता है। ये भी प्रूफ हुआ है कि 4-5 पॉइंट बढ़ाया जा सकता है इसको। लेकिन अब बताइए, अब किसी व्यक्ति का 110 आईक्यू है और उस व्यक्ति में जो है अधिकारी बनने की रुचि जो है बहुत ज्यादा है, मतलब उसके अंदर रुचि का मतलब कि खूब अपना पढ़ने लिखने में उसका खूब लगन है, ये ज्यादा है। और प्रैक्टिस प्रशिक्षण भी खूब उसने भयंकर तरीके से किया है, एक चीज को 10-10 बार लिखकर ठीक किया है,
एक एक प्रश्न को, वो बन जाएगा। देखिए 110 बुद्धि रखने वाला भी व्यक्ति बन गया, और किसी का मान लीजिए 125 IQ है और उसकी रुचि कम है, रुचि का मतलब लापरवाह है, अभ्यास एग्जाम में ही अभ्यास कर लेंगे, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो कंपोनेंट है, IQ है, रुचि है, प्रैक्टिस है, ये तीनों मिलाकर जो है वो अभिक्षमता बनता है। केवल बुद्धि होने से व्यक्ति उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि भी चाहिए, रुचि भी चाहिए। भाई आप देखिए, कोई गांव का व्यक्ति है, ऐसे समझिए गांव का व्यक्ति है, उसका सामान्य IQ है, देखिए खूब अपना पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता है, उसको कुछ भी नहीं पता, प्रतियोगिता दर्पण ही उसको पता था, इससे ज्यादा उसको पता भी नहीं था कि IAS की तैयारी में और भी कोई पत्रिका आती है। लेकिन वो रुचि रखता है, खूब देखिए अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, खूब अध्ययन कर रहा है, लगा हुआ है। कोई कितना भी कह रहा है कि भाई साहब आपका बेस कमजोर है, आपने पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं किया, आप कहाँ बन पाएंगे? बोलता अरे भाई साहब बनेंगे हम। अब देखिए 2 साल में मैं बन के दिखाता हूँ। कभी आपने सोचा उसका आत्मविश्वास, एटीट्यूड वाला पक्ष देखिए मजबूत है, और दूसरी तरफ देखिए IQ तो उसके पास मान लीजिए जो भी है, रुचि भयंकर तरीके से है। और देखिए बैठकर एक ही नोट्स बनाओ ना कर, और चुपचाप उसको 5 बार लिख लिख के रट रहा है। 10 पॉइंट नोट्स में लिखा हुआ है महत्व का, उसी को लिख लिख के रट रहा है। इतनी बार लिख दिया, 20-20 बार लिख दिया कि सब याद हो चुका है कॉपी उसका। उसके बनने की संभावना बढ़ गई कि नहीं? PT की परीक्षा यही तो है कि जो सिलेबस है व्यक्ति पढ़ लेता है, और उसका रुचि होना चाहिए, और थोड़ा सा 10-5 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, PT कहां रुकेगा? अब देखिए जैसे मैं बताया, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे ही, मैं तो 2-4 एग्जाम्पल बताया कि ऐसे जो हम लोग के यहाँ ये बहुत व्यवहारिक सिलेबस है। इसको ये भी मत समझिए कि नीति शास्त्र कोई पॉलिटिकल साइंस है, नीति शास्त्र कोई पॉवर्ड है, नीति शास्त्र कोई दर्शन शास्त्र है। हमारा भी सब्जेक्ट जो है दर्शन शास्त्र रहा है, दर्शन शास्त्र भी नहीं है। दर्शन शास्त्र में मान लीजिए हम लोग सांख्य पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, वैशेषिक पढ़ते हैं, मान लीजिए, या इसी प्रकार से विटगेन्स्टाइन पढ़ते हैं। ये सब यहाँ पर चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। दर्शन का कुछ पोर्शन जो है इसमें जरूर टच हुआ है, पवेट का भी पोर्शन कुछ टच है, विचारक में देखिए राजनीतिक विचारक भी हैं, कुछ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी है, कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तो ये मान के चल सकते हैं कि समाज में जो व्यवहारिक हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, उस व्यवहारिक क्रियाकलापों में सभी विषयों का योगदान होता है। उसमें दर्शन भी होता है, उसमें जो है राजनीति भी है, उसमें पवेट भी है, उसमें मनोविज्ञान भी है, उसमें कुछ हिंदी साहित्य भी है। ये बताइए, कबीर का भी तो क्वेश्चन आता है, ये क्यों भूल गए? तुलसीदास का भी तो क्वेश्चन आ सकता है, वो भी तो समाज सुधारक थे। मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो है जितने भी लोग हैं, हमें कहते हैं कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं गुरु नानक हैं, उनका भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो सब मिलाकर इस पे पढ़ना है। यहाँ कोई सांख्य, वैशेषिक और चारवाक दर्शन में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको शुद्ध रूप से जो सिलेबस है वो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि उसका व्यवहारिक उदाहरण ऐसे समझना है, क्योंकि जब ये जानेंगे तभी तो हम लोग जो है केस स्टडी अच्छा से लिखाएगा। तो फिर मैं बता रहा था, इसका सिलेबस जरा बता दूं जल्दी से। इसमें जैसे इसी प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस है, हम लोग क्या जो है उसको भावनात्मक समझ कहते हैं, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस जो 4 नंबर टॉपिक लिखा गया है। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, ऐसे समझिए, संवेदना, ज्ञान, भावना, आवेग, सहिष्णुता, ये सब रखना अलग बात होता है, और इसका व्यवहारिक प्रयोग करना अलग बात होता है। आप कितने बुद्धिमान हैं वो अलग बात है, बुद्धि का आपने कितना प्रयोग किया ये अलग बात है। नहीं कहा जाता है कि इमेंसिपेशन मतलब व्यवहारिक ज्ञान। आप ये सोचिए, कोई डॉक्टर है, खूब ज्ञानी है, किसी का ऑपरेशन सफल तरीके से नहीं कर पा रहा है। आप मान लीजिए आप ही हैं, कहते हैं कि हमको सब आता है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि कहीं फॉल्ट है, उस फॉल्ट को समझिए, दूसरे से मत कहिए, लेकिन अपने तो समझिए। तो जो बुद्धि है, जो आवेग है, संवेदना है, भावना है, इन सब चीजों का व्यवहारिक प्रयोग करना, समाज में उसका व्यवहारिक प्रयोग करना इमोशनल इंटेलिजेंस है।
कबीरदास जी कितने पढ़े लिखे थे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? मान लीजिए जो है रविदास किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, किसने उनको पढ़ाया था? वो तो मोची की दुकान चलाते थे, और जो लिख के चले गए उसी का हम लोग हिंदी में आज पढ़ रहे हैं, उसी का हम लोग देखिए हिंदी में जो है अनुसंधान खोज सब चल रहा है। कभी आपने सोचा कालिदास जी कितने पढ़े लिखे, लिखकर ग्रंथ चले गए? सोचिए, हम लोग उस ग्रंथ को आज भी अध्ययन कर रहे हैं, रोज 10 बार पढ़िए तब भी लगता है कि नया ही है वो। गीता महाभारत हम लोग पढ़ते हैं। ये बताइए, कभी आपने सोचा कि उस व्यक्ति में क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा वो काम करके चला गया, और हम लोग सब यूनिवर्सिटी में घूम घाम कर जो है छोटा सा IAS का परीक्षा नहीं निकल पा रहा है? भाई ऐसे सोचिए कि बड़े बड़े कामों की तुलना में छोटा ही काम है, हम लोग को अभी सबसे बड़ा काम लगता है। लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए विश्व में यदि कार्य की श्रेणी देखा जाए तो उसमें ये छोटा ही काम होगा। तो बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों के भीतर जो भावनात्मक समझ है वो कम है। हम लोग ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक स्वरूप में, भावना का प्रयोग व्यवहारिक स्वरूप में उतना नहीं कर पा रहे। ज्ञानी जैल सिंह कक्षा 5 पास करके सोचिए चुनाव भी जीत गए, राष्ट्रपति बन गए। देवीलाल जी कितने पढ़े लिखे, तो मान लीजिए सब करिए उप प्रधानमंत्री बन गए। मोदी साहब कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं BA में? और देखिए प्रधानमंत्री हैं विश्व में, देखिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में उनकी तुलना, पूरे विश्व में जो सम्मान है, कभी आपने सोचा क्या है? भावनात्मक समझ है। ये टॉपिक ये पढ़ना है कि व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो अपनी भावना को जो है जब व्यवहार से मिला देता है, सामाजिक क्रियाकलापों से मिला देता है, तो जो विषय वस्तु बनती है वो भावनात्मक समझ है। इसी प्रकार समझिए, ऐसे मैं लिख देता हूं कुछ टॉपिक। जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, या मान लीजिए इसी प्रकार से जो है संवेदना है, करुणा है। इस सब में अंतर होता है। सहिष्णुता, संवेदना, करुणा, निष्पक्षता, है, सत्यनिष्ठा है। तो मैंने 10-5 एग्जाम्पल ये लिख दिया आपको। इस तरह का जितना भी विषय वस्तु है इसको हम लोग जो है थ्योरी कहते हैं। ये जितना विषय वस्तु है सब थ्योरी है। जितने भी टर्म आप लोग जितना भी ये देखते हैं, मैं 10-5 लिख दिया। समर्पण भाव भी, वो भी थ्योरी है, उसका क्या मतलब होता है, ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है। अब इसका व्यवहारिक प्रयोग जरा सा समझिए कि इसका व्यवहारिक प्रयोग हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हो। कुछ इसका एग्जाम्पल बताता हूं, 2-4-5। व्यवहारिक प्रयोग का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए सरकारी और निजी क्षेत्र में जो है नैतिक चिंता है, दुविधा है। अब इसका व्यवहारिक प्रयोग है कि ये जो सिद्धांत हम लोग पढ़े इसका एप्लीकेशन जो दिखाई देता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, एक होता है कोड ऑफ एथिक्स और इसके भीतर होता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक कोड ऑफ एथिक्स का ही छोटा भाग कोड ऑफ कंडक्ट है। दोनों में अंतर भी आया भी था पिछली बार। और एथिक्स में एक भी चीज ध्यान रखिए कि एथिक्स में का जो सिलेबस है, यदि आपने जो भी लिखा है उसमें उसको पूरा आपने पढ़ लिया, उसका सबका महत्व, सबका समस्या अलग अलग करके पढ़िए। मैं जितना आप देख रहे हैं सहिष्णुता, निष्पक्षता, संवेदना, करुणा, सबका अर्थ, सबका स्वरूप, सबका महत्व, सबकी समस्या, सब अलग अलग लिखवाऊंगा। जो आएगा वही आपको लिखना है। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं, ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सिंपैथी, लिखिएगा मत, मैं तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। सिंपैथी से जो बड़ा गोला है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैथी। इससे जो बड़ा गोला है उसको बोलते हैं कंपैशन, करुणा। इसको हम लोग बोलते हैं सहानुभूति, इसको बोलते हैं समान अनुभूति या समानुभूति, परानुभूति भी बोल सकते हैं, परानुभूति भी। अब देखिए ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन देखिए स्वरूप अलग अलग हो गया। अब
मान लीजिए हमने इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तीनों में डिफरेंस है। सिंपैथी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ना, कुछ नहीं लिखना है, ये मैं सिलेबस बता रहा हूं आपको, बस 10 मिनट ज्यादा बताऊंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। इसमें कुछ, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही, इतना जल्दी खत्म थोड़ी ना होगा। इसमें 2 से सवा 2 महीना लगता है, 2 से सवा 2 महीने, मैक्सिमम सवा 2 महीने, मान लीजिए 2 महीना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी लग जाए, सब मिलाकर। और उसमें जैसे इस सप्ताह में पढ़ा रहा हूं, मैं 1 से 2 सप्ताह जो है आपको थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा कि थोड़ा बहुत आपको समझ विकसित होना शुरू हो जाए। क्योंकि कितने लोग ऐसे भी होंगे कभी नीति शास्त्र मान लीजिए नहीं पढ़े होंगे, साइंस बैकग्राउंड होगा, तो उनके लिए समस्या आएगी कि थोड़ा सा टर्म जान जाएंगे। तो हम लोग जो है इस सप्ताह में और अगले सप्ताह में, चूंकि इस सप्ताह में तो आज बुधवार ही है, बृहस्पति शुक्र शनि मान लीजिए, ज्यादा 2 या 3 दिन इस सप्ताह में पढ़ेंगे, अगले सप्ताह में 4-5 दिन पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग का टाइम टेबल होगा, उसमें जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये थ्योरी और थिंकर का क्लास चलेगा, और फिर थर्सडे और फ्राइडे रूटीन में एकदम जो है वो देखा जाए तो केस स्टडी क्लास चलेगा। क्योंकि 125 नंबर का केस स्टडी है, तो लास्ट में 10-20 केस स्टडी करने से कोई फायदा नहीं है, आधे ही नंबर है, तो आधा उसका क्लास होना चाहिए। यदि आप 2 महीना पढ़ते हैं तो आधा महीना, मतलब 2 महीना पढ़ते हैं तो 1 महीना आपको केस स्टडी ही पढ़ना चाहिए। तो उसमें क्या है कि हम लोग फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन रूटीन में, फ्राइडे सैटरडे मन करेगा तो सैटरडे भी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन जो है केस स्टडी पढ़ेंगे। और चूंकि हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का टेस्ट पेपर होता है, उसमें जो 100 नंबर का पेपर हम बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 केस स्टडी रखते हैं, और बाकी जो है वो देखा जाए तो 40 नंबर का थ्योरी थिंकर रहता है, मतलब 50 नंबर का थ्योरी थिंकर, 50 नंबर का वो रहता है। तो हम लोग दोनों को बराबर करके चलेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको पहली बार जो है वो देखा जाए तो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पिछले बैच में पढ़ाया था, उसमें भी जो है लगभग 40-45 केस हिस्ट्री मैंने कराया था। क्योंकि वो थोड़ा सा बैच जल्दी जल्दी मामला हुआ था, तो 40-45 हुआ था। इसके पहले वाले बैच में मैं 90 केस स्टडी कराया था। मैं खुद बोल बोल के 250 वर्ड लिखवाता हूं, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा कि फला केस स्टडी में फला लिख दीजिएगा, फला में फला लिख दीजिएगा। आप इतना जानते तो कोचिंग क्यों करते? 250 वर्ड कैसे आप लिख पाएंगे? मैं बोल बोल के 250 वर्ड लिखवाऊंगा 50 केस स्टडी, इसमें तो मैं 70-75 तक करा दूंगा, 80 तक करा दूंगा। तो देखा जाए तो 70 केस स्टडी मैं लिखवाऊंगा, और लगभग 250 से 300 केस स्टडी मैं बनवा रखा हूं, उसका क्वेश्चन वो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो उसमें से मान लीजिए हमने 1 कराया, 2 कराया, 3 समझा दिया, तो 3 आप घर से लिखकर हमको दिखा दीजिएगा। मान लीजिए 4 हमने करा दिया, 5 आपको छोड़ दिया समझाकर, तो जो जो आसान होगा वो मैं छोड़ छोड़ के आपको बोलता रहूंगा कि इसको आप लिखिएगा। 70 से 75 मैं लिखवाऊंगा केस स्टडी। और आप लोग कुछ घर पे एक कॉपी उसी कॉपी में क्या करिएगा कि केस स्टडी का मैं बुकलेट आपको दूंगा, तो उसी में से काट कर लेफ्ट हैंड साइड में केस स्टडी लगा दीजिएगा, और सामने उसका उत्तर लिखिएगा। ऐसे वो चलता रहेगा, और उसी में मैं भी लिखवाता रहूंगा। तो यदि मान लीजिए 70 मैं कराता हूं और 60-70 आप लोग कर लेते हैं, तो 150 केस स्टडी तो हम लोग कर ही देंगे। कोई आदर्श नहीं है, हाँ सब एकदम ओके है। हाँ, उसमें जैसे क्या है कि थ्योरी का केस स्टडी है, फिर थिंकर का केस स्टडी है, फिर व्यवहारिक का है, तो वो आपको पता चलता रहेगा किसका क्या है। हाँ, क्लासिफिकेशन तो खैर उसमें नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने क्या किया कि जिस क्रम से मैं पढ़ाया हूं उसी क्रम से केस स्टडी रखा हूं, जिससे आपको करने में दिक्कत ना आए। केस स्टडी का मतलब होता है कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन वहां लिखना है, तो कुछ टर्म हम लोग को जब याद हो जाएगा तो हम लोग को लिखने में दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं बता रहा था, इसका व्यवहारिक प्रयोग में कुछ लिख दीजिए, एग्जाम्पल 2-4-5 अपने समझने के लिए। कोड ऑफ एथिक्स नंबर 1, ऐसे 2-4-5 अपने समझने के लिए। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें लिखा होगा, चलिए अंग्रेजी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, नियम, विनियम, कानून, नियम, विनियम, कानून, सूचना का अधिकार,
नियम विनियम कानून सूचना का अधिकार, नागरिक आचार संहिता, या नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक आचार संहिता या नागरिक अधिकार पत्र एक ही बात। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, कारपोरेट शासन व्यवस्था, कारपोरेट शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक आप लोगों के यहाँ हैं, ये सब इसका व्यवहारिक प्रयोग है। और भी टॉपिक है, मैं 10-5 बता दिया। पश्चिमी विचारक का मतलब ये है कि जो हम लोग के यहाँ जो पश्चिमी विचारकों में, जैसे ऐसे समझिए कि जो दार्शनिक विचारक हैं और साथ ही साथ जो है नैतिक पहलू भी रखते हैं, ऐसे विचारकों को हम लोग को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए प्लेटो है, प्लेटो राजनीतिक विचारक भी है, प्लेटो नैतिक भी है, क्योंकि वो कहता है कि सद्गुणता ही न्याय है। तो प्लेटो जब कहता है कि सद्गुणता ही न्याय है, तो इसका मतलब कि वो सद्गुण को ही न्याय व्यवस्था से देखकर देखता है कि सब लोग जो है सद्गुणता के आधार पर अपना काम करें। वो कहता है ना कि व्यक्ति के भीतर 3 गुण हैं। जैसे व्यक्ति के भीतर व्यक्ति के भीतर जो है, व्यक्ति के भीतर जो है देखा जाए तो विवेकशीलता है, व्यक्ति के भीतर साहस है, और व्यक्ति के भीतर जो है वो देखा जाए तो इच्छा शक्ति है, तृष्णा है। तो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर तीनों गुण संतुलित मात्रा में हो जाएंगे, व्यक्ति के अंदर विवेकशीलता होगा, व्यक्ति के भीतर जो है कुछ साहस होगा, व्यक्ति के भीतर कुछ इच्छा होगा, तो व्यक्ति अपने साथ न्याय कर सकता है, अपने साथ न्याय कर सकता है। इसका मतलब बताइए, किसी व्यक्ति को समाज में जीने के लिए क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। कोई समस्या आए तो सोच समझ के निर्णय कर ले, विवेक चाहिए ना, उसी विवेक से तो निर्णय करेगा। कुछ समस्या आता है तो समझदार व्यक्ति क्या बोलता है, अच्छा रुकिए सोच के भी बताता हूं। मतलब सोच के मतलब विवेक से अपने सोचेगा, सोच सोच कर अपना बताएगा कि भाई सब ये काम नहीं हम करेंगे, चाहे ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो विवेक होने से निर्णय ले सकता है। साहस, कुछ साहस होना चाहिए ना, जिससे अपनी सुरक्षा कर सके, अन्यथा कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा। यदि साहस नहीं होगा तो आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा ना, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भगवान ने साहस दिया ही नहीं। अन्यथा साहस होता तो बताते उसको, कैसे कैसे बोल देंगे। तो साहस होना भी तो जरूरी है। और तीसरा चीज होता है इच्छा। इच्छा का मतलब कि और कुछ काम हो चाहे मत हो, लेकिन भोजन तो शाम को करना ही पड़ेगा, नाश्ता करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये बताइए, इच्छा, यदि इच्छा नहीं होगी तो उत्पादन कार्य कैसे करेंगे? इच्छा होगी तो कुछ उत्पादन कार्य करके कुछ पैसा कमा के कम से कम भोजन वोजन कर लेंगे। 3 कार्य करने से व्यक्ति न्याय कर सकता है। तो ये जो प्लेटो समझा रहा है वो उसकी नैतिकता है कि विवेक व्यक्ति होगा तो अनैतिक कार्य नहीं करेगा। किसी का मान लीजिए कुछ सामान गिर गया तो हम लोग उठाते हैं, तो देखिए समझदार व्यक्ति 1-2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रुकता है, बोला नहीं ये हमारा सामान थोड़ी ना है। या कोई गलत काम करने जा रहा है तो तुरंत रुकेगा, 10 सेकंड सोचेगा, बोले नहीं, क्योंकि ये हमारी अंतरात्मा जो है मना कर रही है। अंतरात्मा से जो विवेक मना कर रहा है कि ये गलत कार्य है, मैं नहीं कर सकता। यदि सोचेंगे तो अंतरात्मा है, अंतरात्मा भी टॉपिक है आप लोगों के यहाँ, ये अंतरात्मा भी थ्योरी में पढ़ना है। मैं तो 2-4-5 लिखवा दिया था। अंतरात्मा की आवाज को कैसे जाना जाए, ये भी हम लोग को प्रोसेस पढ़ना है, वो भी इसमें सिलेबस में आपके कि जो जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग ऐसे समझिए कि यहां पर हम लोग हैं और ये हमारी आत्मा है, आत्मा की आवाज है, और आत्मा की आवाज है ऐसे समझिए कि अब ये बीच में सब सांसारिकता है, सब माया मोह है, ये सब जो है भगवान का माया मोह है, ये सब जो है जगत है ये, और ये अंतरात्मा है। यहां पर हम लोग हैं, यहां से यहां का आवाज हम नहीं सुन पाते। अंतरात्मा बोलती तो है पढ़िए लिखिए कुछ जीवन में बन जाइए,
अन्यथा बाद में बहुत कष्ट होगा। अंतरात्मा बोलती रहती है, लेकिन ये जो सामाजिकता है, जो माया मोह भगवान ने सब बना रखा है, वो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज सुनने नहीं देता है। तो अंतरात्मा की आवाज हम कैसे सुने? आया हुआ है क्वेश्चन, यूपीएससी में आया हुआ, अभी 1-2 साल पहले आया था। तो ये हम लोग का अंतरात्मा की आवाज को हम लोग कैसे जाने? तो उसको जानने की एक विधि ये भी है कि कोई भी कार्य आवेग में आकर नहीं करना चाहिए। आवेग में आकर किया गया कार्य गलत हो सकता है। यदि 10-15 सेकंड 20 सेकंड यदि आपको रुकने की आदत पड़ गई तो जीवन में कभी गलत काम जाने में नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतरात्मा तुरंत आपको रोक देगी, नहीं कि गलत है। आप अंतरात्मा की आवाज, जब तक अंतरात्मा आपको बताए तब तक जो है आप उसकी आवाज सुनते नहीं। बैठ के पढ़ रहे, किसी का फोन आया, मान लीजिए, देखिए फोन आता रहता है, उसी में व्हाट्सएप चलता रहता है, फोन आ गया तो आप तुरंत क्या करते हैं? आवेग में तुरंत अपना किताब बंद किए चल दिए। आप रुक के सोचते हैं कि नहीं, हम पढ़ने के लिए आए हैं, अभी फालतू के जाके क्यों हम घूमें। यदि आप इतना सोच लेते तो उस व्यक्ति को फोन के बोलते, भाई साहब ऐसा है कि मैं आऊंगा नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम है 10 दिन के बाद, ये सब जो है बाद में, फिल्म बाद में देखा जाएगा। लेकिन मैं बताया कि भगवान ने सब ऐसा बना रखा है कि बहुत कम लोग अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं, और जो सुनते हैं वो जीवन में कुछ कर भी लेते हैं। माया मोह सब जो है वो समझते हैं कि ये माया मोह है। भाई ऐसे सोचिए कि मान लीजिए सब माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सब जितना रिश्ता है सब माया मोह ही तो है। हमारा फर्ज है, ये ऋण है, कर्ज है, पिछले जन्म का कर्ज है। पिताजी ने हमको पढ़ाया तो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम कर्ज पाठ कर जाएंगे, बराबर करके जाएंगे। प्रारब्ध में कुछ कर्म बच गया है, उसको भी पूरा करके जाना है। और जितना भी ऋण है, जो ऋषि ऋण है, चाहे पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, ये सब ऋण की भरपाई करके हमको जीवन चक्र से मुक्त पाना है बौद्ध दर्शन में। तो मान लीजिए बौद्ध दर्शन में जो ऋण है सब आप लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इसी को व्यवहार में यहाँ पर पढ़ते हैं कि नहीं भाई, ये सब चीजें हम लोग के लिए जो है हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, जानते हुए कि हमारा पुत्र है, फिर भी जो है ज्यादा जो है वो लगाव नहीं, अपना फर्ज पूरा करने का लगाव। मोह माया तो बनेगा ही, समाज है तो मोह माया तो बनेगा ही, क्योंकि मोह माया नहीं बनेगा तो कैसे जीवन 70-80 साल चलेगा। व्यक्ति जन्म लेता है, देखिए माता के साथ जुड़ा रहता है, 4-5 साल तक देखिए माता के पास रहेगा, फिर अपना धीरे धीरे पिताजी से लगा हुआ, दोस्त मित्र बने, शादी विवाह हुआ, फिर बच्चे हुए, देखिए कैसे जीवन पूरा चक्र चल रहा है। फिर नौकरी उकरी किए, 50 साल हुआ, 60 साल हुआ, फिर बच्चे के बच्चे लोग हुआ, उनका सेवा हुआ किया, इधर उधर करते निकल लिया। तो ये जो पूरा चक्र चल रहा है ये माया मोह का चक्र। उसी में व्यक्ति, देखिए समझदार व्यक्ति जान जाता है कि सब माया मोह है, फर्ज पूरा करते हुए भी जो है वो सोचता है कि जो भी कष्ट आएगा सबको पूरा करता रहूंगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्म में जो है कुछ ऋण बच गया था, उसको सब भरपाई करके इस बार जो है जन्म मुक्त के चंगुल से जो मैं बाहर निकलूंगा, मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। बहुत भगवान कहते थे ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है देखा जाए तो आपको जो है वह कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो उनका यही दर्शन था। तो भाई बुद्ध भगवान का तो सब है ही, आप लोगों को पढ़ना ही है। तो जैसे मैं बताया कि जैसे अब इसी तरह से अरस्तु जो है नैतिकता के बारे में क्या कहता है। अरस्तु कहता है कि वासना पर नियंत्रण रखना ही नैतिकता है, इच्छा पर नियंत्रण रखना ही नैतिकता है। जो व्यक्ति वासना और इच्छा पर नियंत्रण रखना जिस दिन सीख गया वह अनैतिक हो ही नहीं सकता है। आया हुआ है क्वेश्चन, अरस्तु क्वेश्चन आया हुआ है, वासना पर नियंत्रण रखना नैतिकता है, कोटेशन 150 शब्द का आता है। इसमें थिंकर में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, वो 10-10 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं, कभी 4 प्रश्न पूछता है, 40 नंबर ये फिक्स है कि आता है। तो इसमें जितने भी, जैसे कांट है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य चेतना की बात करता है। कांट जो है कहता है ना कि भाई हम अपना जो कर्तव्य पूरा कर रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि जो है वो देखा जाए तो कि हमारा ही काम है, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ने का संकल्प लिया है। सिलेक्शन हो चाहे मत हो, मैं पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ जो है अध्ययन करूंगा। यह है कांट, कर्तव्य के लिए कर्तव्य चेतना। इसको गर्म कर देना, ठंडा हो गया। अब जा देखिए, इसी प्रकार से हीगल, राल्स,
5-7 विचारक लिखवा देता हूं, लेकिन कम से कम मैं 50 विचारक पढ़ाता हूं। 20-25 जो है आप लोगों को पश्चिमी विचारक और 20-25 भारतीय, और लगभग जो है 100 विचारक का नोट्स भी मेरा है। 50 तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, जो काम का जो आता है, जितने भी हैं। चाहे अब्राहम लिंकन 10-5 में एग्जाम्पल लिख देता हूं, या इसी प्रकार से मान लीजिए दुर्खाइम भी समाज सुधारक था। जैसे ग्रीन, अमर्त्य सेन, यहां पर कुछ जो आधुनिक विचारक है वो भी चलेंगे, कुछ कंटेम्प्रोरी वो भी चलेंगे। यहां परंपरागत का मतलब वो सब नहीं कि हम लोग जो है वो देखा जाए तो जैसे बुद्ध भगवान है, बौद्ध दर्शन थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे गीता है, गीता का निष्काम कर्म उसका क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए तो ये भारतीय में जैसे अमर्त्य सेन तो चलिए पश्चिमी विचारक भी है, वो तो लंदन की, उनका तो ब्रिटेन का नागरिकता है ना, भारत के नागरिक थोड़े ना है। वो तो हम लोग मान लेते हैं कि वो हम अपने ही हैं। जब अपने यहाँ नहीं नोबेल पुरस्कार मिलता था तो हम लोग इसी से खुश हो जाते थे, चलो अपने मूल के हैं, लेकिन वो तो देखा जाए तो ब्रिटिश नागरिक है। अब भारतीय विचारक में इसी तरह से भारतीय विचारक और सुधारक में जितने भी है, जैसे गीता है तो गीता के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, क्योंकि गीता का निष्काम कर्म उससे भी प्रश्न बनता है कि हिस्ट्री में भी काम करेगा। जैसे हम लोग क्या जो है मान लीजिए गांधी जी हैं, या इसी प्रकार से जो है अंबेडकर साहब, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए, 2-4-5 लिखवा देता हूं। गीता, गांधी जी, अंबेडकर साहब, विवेकानंद, टैगोर, नायकर, ठीक है। इस तरह से जितने भी हैं 25 तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, और कुछ थोड़ा बहुत आप भी पढ़ेंगे। एक 25 पढ़ा दूंगा तो एक तरीका पता चलेगा कैसे कैसे क्या करना है। इसके बाद ये जो केस स्टडी है फिर हम लोग ये करेंगे, मैं बताया ही। तो ये हम लोग का सिलेबस है, तो ये सिलेबस के अनुसार हम लोग कार्य चलेगा। और मैं बताया कि हम लोग का क्लास सामान्यतः जो है वो मंडे से फ्राइडे ही चलता है सामान्य रूप से, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो सैटरडे को भी पढ़ाऊंगा। आप लोगों को बस ये है कि 9 से 11 बजे किसी क्लास होती है, इसमें 11 बजे शुरू हो जाती है, हाँ, तो 11:15 तक ये क्लास चलेगा, 11:10, 11:15, और प्रयास करेंगे हम लोग कि जो है 9:05, 9:10 तक किसी कीमत पर क्लास शुरू हो जाए, जिससे 2 घंटा क्लास चलता रहे। और थोड़ा सा ठंडक उंडक थोड़ा ठीक होता है तो मामले को फिर हम लोग जो है 8:45 से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो कोई दिक्कत है नहीं ज्यादा, पहले चलने दिया जाए, 2 घंटा चलने दीजिए। 9 से ये जो है 11:15 ये क्लास जो है ये चला करेगा। और मैं कभी सैटरडे को या संडे को पढ़ाऊंगा तो टाइम चेंज नहीं करूंगा भाई, देखिए टाइम में चेंज नहीं करूंगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो लोग इथिक्स का क्लास कर रहे हैं कि 9 से आप लोग जो है 11:15 जो है ये अपना टाइम, चाहे सैटरडे में हो चाहे संडे में हो, कहीं इधर उधर मत रखिएगा। कारण क्योंकि मैं इसी टाइम में पढ़ाऊंगा, मैं टाइम चेंज नहीं करूंगा। मैं कभी आपको दोपहर में नहीं बुलाऊंगा, कभी मैं शाम को नहीं बुलाऊंगा, मैं इसी टाइम में आपका इथिक्स का क्लास पूरा खत्म करूंगा। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, 11:05, 11 तक, 11:15 शुरू होता होगा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि 11:05, 11:10 तक छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत। क्योंकि पहले दिन है तो मैं पहले तय कर देता हूँ मामला, क्योंकि न तो मैं जो है इस समझौते से पीछे हटूंगा, न तो आप। अब मैं मान लीजिए सैटरडे को बुला के पढ़ाऊंगा 9 बजे से, आप बोलेंगे सर हमारा टेस्ट है, नहीं, मैं तो बुलाऊंगा 9 बजे, क्योंकि हमको किसी कीमत पर 2.25 महीने में खत्म करना है। मान लीजिए मैं थिंकर पढ़ाऊंगा, मैं 20 थिंकर, 22 थिंकर, 25 थिंकर पढ़ाया, मान लीजिए 5 थिंकर आपने बोला कि सर ये भी पढ़ा देते, तो मैं मना थोड़ा करूंगा, मैं तो पढ़ा दूंगा। लेकिन बस शर्त वही है कि सैटरडे संडे में फिर बुलाऊंगा, मैं मना नहीं करूंगा। कोई चीज आपको पढ़ना होगा बताइएगा सर ये भी पढ़ा दिए, कबीर, मैं कबीर भी पढ़ा दूंगा, तुलसी पढ़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका नैतिकता ही तो मुझको पढ़ाना है कि भाई वो क्या सोचते थे। जैसे गुरु नानक, अब गुरु नानक जी पर क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा, वो तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्योंकि जैसे कोई विचारक चर्चा में रहता है, जैसे विवेकानंद है, चाहे जोल, ये लोग हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, तब ये सब तो हम लोग को जानना ही चाहिए किसी कीमत पर। और उसमें 10-5 जो विचारक हैं जो आप लोग कहेंगे वो भी मैं पढ़ा दूंगा, मना ही नहीं है कोई चीज का। लेकिन बस वही है
कि मान के चलिएगा कि सैटरडे संडे पढ़ाऊंगा, तो पहले तो मैं सिलेबस बता दिया कि ये सिलेबस है, इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। जो भी आप लोगों के सिलेबस में कुछ भी लिखा है सब मैं पढ़ाऊंगा। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ने आए हैं, तो जो भी सिलेबस है मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। और उसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग कानून पढ़े होंगे, आप लोग नियम उसमें पढ़े होंगे। नियम उसमें पढ़े रहिएगा, जितना पढ़े रहिएगा पढ़ लीजिएगा, बाकी हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, जो लिखा है सब पढ़ाया जाएगा। और दूसरा आपको बताया कि क्लास का टाइमिंग जो है 9 से 9:15 11:15 तक रहेगा। और तीसरा बता दिया कि मंडे से फ्राइडे समान तक क्लास चलता है, जरूरत पड़ेगा तो सैटरडे में पढ़ा दूंगा, अब बहुत जरूरत पड़ेगा तो संडे को पढ़ा दूंगा। अब मंडे से फ्राइडे क्लास चलता है और जो है सैटरडे को रूटीन में टेस्ट होता है। इस बार भी टेस्ट होगा, टेस्ट तो इसी सैटरडे शुरू होगा। भले ही आप एक क्वेश्चन लिख के जाएं, सब लोग आकर एक ही को, शुरू में आप सोचेंगे कि हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको धीरे धीरे लगना पड़ेगा हमारे साथ। चलिए, ये सब सिलेबस हो गया, और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो मैं शुरू करूंगा। कुछ आप लोगों को, हाँ बोलिए, कुछ पूछना हो तो एकदम पूछ सकते, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, वो तो शुरू तो करेंगे ही। आप लोगों को कोई चीज ऐसे पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो एकदम पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। और अभी आप लोगों को एक मॉडल आंसर, जैसे थ्योरी का हमारे पास 3 बुकलेट होगा, तो उसको 3 में हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 में हो जाएगा। तो थ्योरी का ये 3 बुकलेट होगा, वो आप लोगों को जो है थ्योरी का 1 2 3, ये 3 बुकलेट थ्योरी का है। 2 बुकलेट जो है वो देखा जाए तो उसका होगा, क्या बोलते हैं, थिंकर का, या एक ही में करवा देता हूं। तो ये 2 बुक थिंकर का होगा। इसके बाद केस स्टडी का 2 बुकलेट होगा, ए और बी 2 पार्ट होगा, ए में 150 है और बी में 150 है, तो इस तरह से 2 पार्ट में ही चलेगा। और एक आप लोगों का मॉडल आंसर होगा, क्योंकि हम लोग क्लास में क्या करते हैं कि जैसे बहुत प्रश्न का उत्तर तो मैं बोल बोल के लिखवा नहीं पाऊंगा, तो उसमें हम लोग एक मॉडल आंसर भी बना दिए हैं। मॉडल आंसर का मतलब जैसे छोटा छोटा जो प्रश्न है तो उसमें हमने लिख दिया है, 150 शब्द का, 200 शब्द का, ऐसे हमने लिख दिया है। तो उसको भी आप लोग जो है थोड़ा देखते रहेंगे। और जो पिछले साल का प्रश्न आया हुआ है वो भी हम लोग क्लास में डिस्कशन कर लिया करेंगे, कोई टॉपिक खत्म होगा तो इस तरह से हम लोग का चलता रहेगा। तो अभी आप लोगों का जो है मॉडल आंसर तो खैर पड़ा होगा। थ्योरी का 1 नंबर मॉडल आंसर है, और थ्योरी का बुकलेट जो है कल दे दोगे, ठीक है, हमको मॉडल आंसर दे दो। तो थ्योरी का 1 नंबर बुकलेट ले लीजिएगा, उसमें 1 नंबर में जो 1 से 4 तक जो है टॉपिक सब लिखा गया है, और एक मॉडल आंसर है। तो ये जो मॉडल आंसर है तो उसमें जो है हर टॉपिक पर कुछ प्रश्न हम लोग लिख दिए हैं, क्योंकि क्लास में व्यवहारिक बात होता है कि सिलेबस ही हम लोग पढ़ाने पर ज्यादा बल देते हैं। और दूसरी तरफ जो है जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले सालों में उसको थोड़ा बहुत हम लोग कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा क्लास में प्रश्न हो नहीं पाता है। तो उसका एक विकल्प निकाला गया कि भाई कुछ प्रश्न हम भी करा देंगे, कुछ प्रश्न मॉडल आंसर में रहेगा, तो आप उसी को देख देख के कम से कम आएंगे तो कुछ आपको लिखने का मन करेगा। थ्योरी का इन लोगों का बुकलेट 1 नंबर, ये जैसे हमने मॉडल आंसर एक बनवा दिया है। तो मॉडल आंसर का मतलब ये है कि अभी जो आप लोगों को बताया था कि जैसे ये पहला टॉपिक है, अब ये टॉपिक वाइज हम लोगों ने सब लिख रखा है, हर टॉपिक पे क्वेश्चन कुछ है। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए अब यहाँ प्रश्न है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में बाधक तत्वों पर चर्चा करें। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ही हर टॉपिक में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति को स्पष्ट करें, विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में अभिवृत्ति की भूमिका का परीक्षण करें। तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे हम लोग कुछ लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ विचारक का भी क्वेश्चन हमने लिखवा रखा है, पूरे इथिक्स का ही मॉडल आंसर है। तो विचारक का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आंसर है कि नेल्सन मंडेला की जीवन रंगभेद समाप्ति के लिए प्रतिबद्धता थी, तर्कसंगत विवेचना करें। तब 150 शब्द मान लीजिए लिखा गया है, ऐसे क्वेश्चन आता भी है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर लिखा गया कि विचार कार्य की स्वतंत्रता जीवन विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है, जहां उसका अभाव होता है, जहां मनुष्य जाति राष्ट्र अवनति की ओर जाता है, विवेकानंद। अब ये जो स्टेटमेंट है तो विवेकानंद के बारे में जो स्टेटमेंट है वो क्यों उन्होंने दिया था, इसी प्रकार से जैसे विचारक में जो है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर है कि जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का सिद्धांत आदर्शवादी होते हुए भारतीय समाज के संदर्भ में गांधीवादी मूल्यों को निर्देशित करता है, तो कैसे लिखना है। या इसी तरह से जैसे मान लीजिए
बेंथम है, जेएस मिल है, वो भी आप लोग सिलेबस में वेस्टर्न में मैं पढ़ा दूंगा। ये सब तो खैर हमारा पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पश्चिमी विचारक में बेंथम है, जीएस मिल है, जीएस मिल है। भाई बेंथम जो है सुखवाद को मानता है ना, हिडोनिज्म पढ़ते होंगे। बेंथम सुखवाद की बात करता है, मात्रात्मक सुख की बात करता है। और एक कि जो सुख है वह देखा जाए तो फैलिसिफिक कैलकुलस विधि से उसको हम लोग माप सकते हैं। सुख एक प्रकार से कह सकते हैं कि तराजू में रख कर देख सकते हैं कि कोई काम यदि मैं कर रहा हूं तो यदि 7 प्रकार का वो सुख बताता है कि 7 प्रकार की चीजें उसमें शामिल हैं, तो हम लोग तराजू में देख सकते हैं कि कौन सा कार्य हमारे लिए अच्छा है, वही कार्य हमको करना चाहिए। भगवान ने सुख और दुख 2 श्रेणियां बनाया है, तो जिस कार्य करने से हमको सुख मिलता है वो कार्य हमको करना चाहिए, जिस कार्य को करने से हमको दुख मिलता है वो कार्य हमको नहीं करना चाहिए। ये बेंथम का सुखवाद है। तभी तो कहता है कि पुष्पिन खेलना, कंचा खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ करना। अब ये प्रश्न आता है कि इसकी व्याख्या करें, तब ऐसे ही उसमें प्रश्न लिखा हुआ है। अब मान लीजिए जेएस मिल उसकी समीक्षा करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ मात्रात्मक सुख नहीं होता है, गुणात्मक सुख भी होता है। गुणात्मक सुख ज्यादा जो है उच्च किस्म का सुख है, नैतिक सुख है। आप धन दौलत से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आनंद की प्राप्ति तो नैतिकता से ही हो सकती है, नैतिक कर्मों से हो सकती है। इसीलिए कहता है असंतुष्ट सुकरात होना, संतुष्ट जो है सुकर होने से अच्छा है। ऐसे समझिए सिंपल, वो कहता है कि संतुष्ट जो सुकर है उससे अच्छा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। सुकरात लोकतंत्र की रक्षा के लिए फांसी जहर खा लिया था, और सुकर मतलब सुअर, सुअर खा पी के अपना मस्त। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो सुअर ये सोचे कि हम सुखी हैं, ऐसा नहीं है। सुकरात जो देखा जाए तो जहर पी लिया था, वो ज्यादा उसका गुणता है। और बेंथम जब कहता है कि हम लोग माप सकते हैं कि कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा बुरा है, तो ये कहता है कि कार्यों का मापन वस्तुगत तरीके से नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं हो सकता है। 2 किलो का सुख, 5 किलो का सुख, ऐसा कोई सुख नहीं होता है कि फला काम 2 किलो का सुख दे रहा है, अब फला काम 2 किलो 300 ग्राम का सुख है। ऐसा कोई सुख का पैमाना थोड़े ना जो हम लोग माप सकते हैं। सुख दुख तो वही जान सकता है जो अनुभव कर रहा है। कोई कैंसर का रोगी है, वो कितना दुखी है वही बता सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है। अब मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी बन गए, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से कहा जो जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई न किया हो, ठीक, ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई न किया हो, न तो कभी अधिकारी के पास गया हो, क्योंकि गया रहेगा तब तो समझ जाएगा। कभी ऑफिस में न गया हो, कभी अधिकारी के पास ही न गया हो जीवन में, ऐसे व्यक्ति के पास जाके बताइए कि भाई साहब मेरा आईएएस में हो गया, बोलेगा कितना सैलरी मिलेगा, आप बोलेंगे वही 1.5 लाख रुपया। बस 1.5 लाख रुपया तो मैं रोज कमाता हूं, इसी के लिए इतना दिन तैयारी कर रहे थे 4-5 साल तक। बताइए, उससे अच्छा बिजनेस कर लेते। वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि न तो कभी जीवन में ऑफिस में गया है, न तो सरकारी काम से उसका पाला पड़ा है, तो न तो कभी पढ़ाई लिखाई किया, तो उसके लिए आपके सुख का कोई मतलब नहीं है। वो तो आप हैं जिनको देखिए आनंद की अनुभूति हो रही है कि चलो जीवन में मैंने एक काम अच्छा कर दिया। तो बताइए वो जो बिजनेसमैन व्यक्ति है वो क्या जानेगा? वो तो जिस दिन ऑफिस में आएगा उस दिन पता चलेगा ना उसको कि अधिकारी का अलग काम है, पैसा रुपया रखना अलग बात है। तो हमें कहते हैं कि जैसे जेएस मिल जो है गुणता के सुख की बात कर रहा है कि गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। आया भी ये क्वेश्चन, आया था अभी पिछले साल क्वेश्चन कि सुख का क्या पैमाना होना चाहिए। देखिएगा वो इसी से लिखना था कि सुख का पैमाना मात्रात्मक नहीं, सुख का पैमाना गुणात्मक भी होना चाहिए। सुख केवल जो है वो देखा जाए तो भौतिक सुख नहीं होना चाहिए, नैतिक सुख भी होना चाहिए। नैतिक सुख करने में कुछ कष्ट भी होता है, कुछ कष्ट भी होता है, तो वो सुख जो है भौतिक सुख से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है, यही लिखना था। देखिएगा क्वेश्चन किस आप लोग
पहले तो 10 साल का पेपर क्या, 2013 से लेकर अभी 2019 तक का जो भी पेपर है 5-6 साल का, उसको आप लोग खरीद के रख लीजिए और उसको क्वेश्चन देखा करिए कैसा आया है। उससे भी आप लोग को पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं या ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं। क्योंकि उस सिंपल से क्वेश्चन पूछा है कि सुख का क्या पैमाना होना चाहिए, किस पैमाने को सुख का आधार जो है आप मान सकते हैं आपके नजर में। तो बेंथम और जेएस मिल दोनों का तुलना करके लिख देना था, कुछ नहीं करना है। अपने मन से उसमें क्या लिखेंगे, वो बेंथम और जेएस मिल का क्वेश्चन पूछा है, वो जबरदस्ती का आप बता रहे हैं अपने हिसाब से कि सुख ऐसा होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं, वो क्वेश्चन थिंकर का है। हाँ मैं तो कही रहा हूं क्या आया था पिछली बार, और उसका ही लिखना था। अब जो बेंथम और जेसमिन नहीं पढ़ा है वो अपने हिसाब से सुख को बताएगा कि सुख में ये भी होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। वो मात्रात्मक और गुणात्मक सुख पूछ रखा है, वो थिंकर का क्वेश्चन है। जबरदस्ती का उल्टा इधर लिखेंगे नंबर पर नहीं देगा। जैसे मान लीजिए अब भावनात्मक समझ और सहिष्णुता में अंतर स्पष्ट करें। भावनात्मक समझ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसे प्रश्न आता है। तो इसमें मैंने मॉडल आंसर बहुत सारा लिख रखा है, सबका जितना भी आप लोगों का टॉपिक है सब लिख दिया हूं। जैसे मान लीजिए प्रशासन में नैतिकता से क्या समझते हैं, नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की क्या सिफारिश दी है। एक आप लोग काम करिएगा, नोट्स तो सब है, किताब तो खरीदने की जरूरत है नहीं, नोट्स सब बना हुआ है, A to Z हम लोग लिख रखे हैं। आप लोगों को केवल एक किताब खरीदना है, वो जो है वो देखा जाए तो 4th वॉल्यूम जो शासन में नैतिकता, वो जो प्रशासन ARC की रिपोर्ट है ना, ये जो ARC की रिपोर्ट है, ARC रिपोर्ट का जो है 4था वॉल्यूम कहीं मार्केट में फोटो स्टेट मिल जाएगा, वो 4 नंबर वॉल्यूम 4 उससे मांगिएगा। हाँ बस 4th, और कुछ नहीं खरीदना है, केवल 4th नंबर। क्योंकि वो उसमें जो लिखा है वो लगभग 70% हमारा सिलेबस है, उसमें जितना भी लिखा हो 70% 75% हम लोग का सिलेबस है ना, बताता हूं, वो हम लोग के काम का नहीं है। वो डेमोक्रेसी आप सेकंड पेपर के लिए भले पढ़िए, इस इथिक्स के लिए आप यही पढ़ लीजिए, बस 4th वालों, उससे क्या होगा एक समझ बन जाएगा, और कुछ नहीं लेना है। जो आपके पास किताब पढ़ा हो पढ़ सकते हैं, जो आपको मर्जी हो खरीद लीजिए, दूसरी बात। बाकी हम लोगों ने सब नोट्स बनवा दिया है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, अभिशासन की अवधारणा केवल लोकतांत्रिक पक्षों को नहीं अपितु समाज के व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम लोगों ने आंसर लिख रखा है, आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हर टॉपिक वाइज इसमें लिखा हुआ है, थिंकर से लगा है सब, एक तो ये काम हो जाएगा। और ज्यादा इसलिए नहीं उलझना है कि हम लोगों को 2 चीज पर ध्यान देना है, एक तो सिलेबस को कंप्लीट करना है, और दूसरा चीज अभी बता रहा था कि प्रैक्टिस करना है, जिससे कोई प्रश्न आए, मान लीजिए इथिक्स का कोई भी प्रश्न आए तो तुरंत हम लिखना शुरू कर दें। केस स्टडी आए तो तुरंत हम 250 वर्ड लिख दें। देखिए बताना समझाना अलग बात है, परीक्षा भवन में लिखना अलग बात है। हम लोग बताते तो हैं कि ऐसे इसको लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, कुछ नहीं, मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा, इसको इसमें जोड़ लीजिएगा, उसको जोड़ के इसमें आंसर लिख लीजिएगा। इतना आप जोड़ घटाओ जानते तो अपना काम कर लिए होते, अब हमसे पढ़ने के लिए नहीं आते। यदि आप हमसे पढ़ने के लिए आए हैं तो मुझको ये पता है कि हमको बोल बोल के सब लिखवाना है, क्योंकि हम नहीं लिखवाएंगे तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। इतना आपको जानकारी होता तो फिर अपने से कम नहीं होता। आप हमसे आशा लेकर आए हैं तो आशा इधर उधर नहीं होना चाहिए। पीटी में जैसे मैं पढ़ा रहा था, आप लोगों को डांट डांट के प्रैक्टिस कराता था, चलिए इसको करिए इसको करिए, यूपी दिए थे ना, पीटी का क्वेश्चन कितना बाहर आया था कॉपी से। तो मान लीजिए आप कहते हैं एक भी नहीं आया, तो कारण वही, क्योंकि कितना तो टेस्ट पेपर से ही रहा होगा, मिलता जुलता हमने प्रश्न पूछा। तो मैंने आपको जो है 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, तभी तो आप एग्जामिनेशन में कर पाए। अब पॉलिटी के ज्यादा मान लीजिए 12 क्वेश्चन आया होगा तो 10 सही होगा भी, मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब 10 सही तो होगा ही, कारण वही क्योंकि हमने पढ़ाया, उसका प्रैक्टिस करा दिया, और क्या किया हमने, कुछ किया थोड़े ना। यही मैं बोला उसका ऑफिस से बाहर आएगा भी नहीं ज्यादा इधर उधर। तो यही काम हम लोग को इथिक्स में करना है। आइए अपने दिमाग से निकालिए, इथिक्स में जो है 100+ तो ऐसे ही मिल जाएगा यदि आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो, और लोगों के 130-35 भी मिले हुए हैं। तो हम लोग को ये मान के चलना है कि 130-35 नंबर तक इसमें हम लोग को ला सकते हैं, और क्या। कहीं मार्कशीट पढ़ोगे मैं आपको दिखाऊंगा, अनिल से लगाए सब लोगों का 128-130 तो उसी को मिला है, किसी को 100 नंबर से कम तो मिलता नहीं। क्योंकि मैं आपको सब लिखवाऊंगा, बस लगे रहिएगा आप,
बाकी वो सब छोड़ दीजिए। अच्छा, यूपी पीसीएस का पेपर हो, यूपी में भी तो एथिक्स होता है। यूपी में कितना एथिक्स का जो पिछला कॉपी जो लोग पढ़े होंगे उनसे बस इतना ही पूछिएगा, भाई साहब यूपी में कौन सा क्वेश्चन बाहर आया था, कुछ नहीं, सब उसी में से आता है। मैं भी तो बोल बोल के सब लिखवाऊंगा, आप लोग भी लगे रहिएगा। अब ये नहीं कि टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, टेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि लिखेंगे तभी मैं कमी निकालूंगा। कॉपी में खुद ही चेक करता हूं तभी मैं कुछ बता पाऊंगा कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। चलिए शुरू किया जाए। नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र का सबसे पहले हम लोग को जो है इसका अर्थ जानना है, इसका क्या अर्थ है, फिर इसका स्वरूप समझना है कि नीति शास्त्र का क्या स्वरूप है, फिर इसके बाद जो है हम लोग को ये समझना है कि इसका एक विश्लेषण करना है कि नीति शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो नीति शास्त्र का क्या महत्व है और नीति शास्त्र की क्या समस्या है। फिर इसके बाद जो है इसका जो जैसे प्रश्न मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं कि नीति शास्त्र तथा नैतिकता में अंतर, नीति शास्त्र तथा नैतिकता में अंतर, कि जब हम लोग नीति शास्त्र कहते हैं और नैतिकता कहते हैं तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, पहले इतना पढ़ लिया जाए, फिर इसमें और आगे पढ़ा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए नैतिकता है तो कानून में क्या संबंध होता है, इसी का सब व्यवहारिक प्रश्न है, इसी का सब कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी मैं करा दूंगा, 2-4 इसी का कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी हम लोग कर लेंगे। व्यवहारिक प्रश्न का मतलब है कि जैसे नैतिकता बनाम कानून, नैतिकता वर्सेस कानून, कि नैतिकता और कानून में क्या संबंध होता है, कि नैतिकता और कानून में जो है क्या संबंध निर्धारण किया जाता है। या इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे प्रश्न करते हैं कि जो हम लोग के यहाँ कानून है वह नैतिकता का रक्षक है। जैसे मान लीजिए हमने शॉर्ट नोट्स पूछा कि कानून नैतिकता का रक्षक है, आपके नजर में कहां तक औचित्यपूर्ण है। नंबर 2, कानून नैतिकता का रक्षक है, कानून नैतिकता का रक्षक है, यह कहना कहां तक औचित्यपूर्ण है। कानून नैतिकता का रक्षक है, यह कहना कहां तक औचित्यपूर्ण है, यह कहना कहां तक औचित्यपूर्ण है। उसी प्रश्न को है, दोनों को मैं पक्ष विपक्ष दोनों लिखवा दूंगा। जैसे ऐसे प्रश्न आता है कि कानून देश की नैतिक प्रगति का दर्पण है, कानून जो है देश की नैतिक प्रगति का दर्पण है, कि नैतिकता का जो प्रगति हुआ है कानून को देखकर हम बता सकते हैं कि समाज में कितनी नैतिकता है। एक प्रश्न लिख दीजिए। नंबर 3, कानून देश की नैतिक प्रगति का दर्पण है, कानून देश की नैतिक प्रगति का दर्पण है, कानून देश की नैतिक प्रगति का दर्पण है, कानून देश की नैतिक प्रगति का दर्पण है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें बहुत सारा चीज है, एक पहले मैं नीति शास्त्र बता लूं, फिर नीति शास्त्र का निर्धारण अलग से किया जाएगा। तो पहले नीति शास्त्र का थोड़ा सा अर्थ समझा जाए। देखिए, नीति शास्त्र कहते समय जो इथिक्स है, इथिक्स जो शब्द है वो इथिका शब्द से बना है या इथोस शब्द से बना है, इथिका शब्द से बना है या इथोस शब्द से बना है, ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं। इथोस का मतलब होता है या इथिका का मतलब होता है चरित्र, इसका मतलब होता है चरित्र, संस्कार, चरित्र या संस्कार। मतलब भाई चरित्र और संस्कार का मतलब क्या होता है कि ऐसी आदत जो हम लोग व्यवहार में करते हैं उसको हम लोग चरित्र कहते हैं। तो ये जो नीति शास्त्र है तो कह सकते हैं कि मनुष्य के चरित्र का या आचार का
या व्यवहार का, आदत का अध्ययन करता है। या मान लीजिए सपोज करिए मनुष्यों का जो चरित्र है, मनुष्य का जो चरित्र है, जो आचार है, उन सब चीजों का जो व्यवहार है, आदतों का विज्ञान कह सकते हैं। कि जो हम लोग आदत अपनी बना रखे हैं उसके बारे में जो विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है उसको नीतिशास्त्र कहा जाता है। तो इसका मतलब कि नीतिशास्त्र का मतलब मैं बताया कि ये चरित्र और संस्कार जो आदत है, तो मनुष्य ऐसे बनाते रहिए, थोड़ा सा पहले बनाऊंगा। मनुष्यों के चरित्र, मनुष्यों के चरित्र, आचार, मनुष्यों के चरित्र अवलिक आचार या व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन करना, का अध्ययन करने वाला विषय, अध्ययन करने वाला विषय, इसलिए इसको साइंस ऑफ मोरलिटी कहा जाता है। इसीलिए इसको नीतिशास्त्र को कहीं कहीं आप देखते हैं कि लिख देता है कि साइंस ऑफ मोरलिटी, कि साइंस ऑफ मोरलिटी का मतलब जो नैतिकता है, नहीं जैसे हम लोग कहते हैं कि साइंस ऑफ मोरलिटी का मतलब ये होता है कि जो हम लोग का मोरल है, नैतिक जो व्यवहार है उसका सिद्धांत, नैतिक व्यवहारों का सैद्धांतिकरण ही नीतिशास्त्र है। नैतिक व्यवहार को जब हम सिद्धांत रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो वह नीतिशास्त्र है। इसका मतलब होता है, सिंपल लिख देता हूं, साइंस ऑफ मोरलिटी का मतलब हुआ नैतिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार का सैद्धांतिकीकरण, सैद्धांतिकरण, सैद्धांतिकी होता है। नैतिक व्यवहार का सैद्धांतिकीकरण सिद्धांत स्वरूप में जब अध्ययन किया जाता है तो इसी को हम लोग नीतिशास्त्र कहते हैं। मतलब अपने देखिए, मैं बोलूंगा तो 50 शब्द लिखना है आपको, पहले जेहन में कुछ जानना चाहिए कि नीतिशास्त्र क्या है। रट के आप मानविकी विषय नहीं लिख सकते हैं, अन्य तो रटना चाहिए। तो हम तो 50 बात बोल के आपके दिमाग में बैठाएंगे जिसमें से 2 बात आपके दिमाग में बैठ जाए। हमको तो 50 तरीके से घुमा फिरा के बताना ही है उसको। नीति जो मान लीजिए मानविकी विषय पढ़ा जाता है तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, उसको 1 लाइन नहीं पढ़ा जाता, 50 लाइन पढ़ा जाता है। उसमें से कोई भी 2 लाइन आपको याद हो जाए बस। मान लीजिए जो हम लोग व्यवहार करते हैं, आदत करते हैं, जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, तो आदत का विज्ञान ही तो नीति शास्त्र है। आदत का विज्ञान, जो हम लोग की आदत बनी हुई है, जो हम लोग का मान लीजिए आचार व्यवहार है, तो उसी का जो है देखा जाए तो विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंटिफिक नॉलेज, उसी का व्यवस्थित ज्ञान ही जो है वो देखा जाए तो नीति शास्त्र है। इसको आदत का विज्ञान भी कह सकते हैं। आदतों का विज्ञान या विषय कि जिसमें आदत का सब अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग नीतिशास्त्र कहते हैं। मतलब कि आदत के विज्ञान का मतलब यह हुआ कि नीतिशास्त्र एक ऐसा आदर्शवादी विज्ञान है, उसको नॉर्मेटिव कहते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा कि नॉर्मेटिव होता क्या है। नॉर्मेटिव का मतलब जो है, नॉर्मेटिव न तो कला है और न तो विज्ञान है। अभी मैं स्वरूप में समझाऊंगा। एक प्रश्न आता है कि नीति शास्त्र कला है या विज्ञान, तो न तो कला है न तो विज्ञान है। अभी पढ़ाता हूं। उसको नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। एक नॉर्म्स हम लोग बनाते हैं और उस नॉर्म्स के आधार पर हम लोग जो है आपकी आदत का अध्ययन करके बताते हैं कि भाई साहब आप गलत हैं कि सही है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि नीति शास्त्र ऐसा विषय है, नीति शास्त्र ऐसा विषय है जो मानव आचरण का मूल्यांकन करता है, जो मानव आचरण का मूल्यांकन करता है। इसलिए इसको हम लोग नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं।
नॉर्मेटिव साइंस, इसको लिख सकते हैं आदर्शवादी। आदर्शवादी, नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्शवादी। अब ऐसा विषय जो मानव आचरण का मूल्यांकन करता है, तो और सिंपल बताता हूं। मानव आचरण के मूल्यांकन का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर्म करता है, कुछ भी मान लीजिए कार्य कर रहा है, तो वह कार्य या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो उचित होगा या अनुचित होगा। इसका मूल्यांकन करने के लिए जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है उसे नीतिशास्त्र कहते हैं। मतलब ऐसा मापदंड, मान लीजिए कोई आप काम किए, आप आके हमसे पूछे सर बताइए सही है कि गलत, तो हमारे अंदर कुछ जो है नैतिक मूल्य है, उन्हीं मूल्यों से हम उस काम को जो है टैली कराकर बताएंगे कि नहीं गलत। दूसरा काम आप करके आए कि सर बताइए ये वाला काम हम लिए सही है, तो आप हमसे बोलेंगे सर किस आप बता रहे हैं कि सही है गलत है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो जो हमारे अंदर मूल्य का समूह है उसी से हम टैली करके बता रहे हैं कि वो सही है कि गलत है। तो जिसका जितना अनुभव होगा, जितना जिसको ज्ञान होगा, जितना जिसके भीतर नैतिक मूल्य होंगे, उसके हिसाब से वो जो है सही गलत का निर्धारण कर सकता है। तो सही गलत का निर्धारण करना जो विषय करता है उसको नीतिशास्त्र कहते हैं। यहीं पर नीचे जैसे 2 लाइन लिखिए, बनाते रहिए। यहाँ 2 लाइन लिखिए। व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य करता है, व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य करता है वह सही है या गलत, वह सही है या गलत, उचित है या अनुचित, उचित है या अनुचित, इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है, जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है उसे नीतिशास्त्र कहते हैं। जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है, पूरा बोल देता हूं, ठीक है। सो बोला था ना कि हाँ, जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है उसे नीतिशास्त्र कहते हैं। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, कार्य करता है, चाहे वह सही हो या गलत हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, चाहे उचित हो या अनुचित हो, इन सब चीजों का मूल्यांकन करने के लिए जो विज्ञान बनाया गया है, जो विषय बनाया गया है, उसको हम लोग नीतिशास्त्र कह देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि अच्छा एक चीज और भी है उसमें कि जहां जहां जो जो टर्म आएगा, साइंस बैकग्राउंड कितने लोगों का है, कोई बात नहीं, जहां जहां जो टर्म आएगा, चूंकि आप लोग साइंस पढ़े तो ये सब टर्म सुने नहीं होंगे, तो जहां जहां जो टर्म आएगा मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि अपनी कॉपी में ये जो मान लीजिए आप लोग साइड में थोड़ा जगह छोड़ के रखिएगा और नीचे भी थोड़ा जगह छोड़ के रखिएगा। नीचे जगह इसलिए कि मैं कुछ जैसे बीच में अभी मैं बोला आपको, जैसे उचित अनुचित, राइट और रॉन्ग, तो उचित अनुचित समझ तो रहे हैं, लेकिन जो उसका वास्तव में अर्थ होता है वो थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब समझेंगे तो उचित शब्द का प्रयोग सही जगह पर करेंगे। तो मैं जहां जरूरत होगा बताता रहूंगा, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां जो टर्म होगा अब उसको छोड़िए, मैं थोड़ा सा उचित अनुचित आपको बताता हूं। जैसे हम लोग कहते हैं राइट और रॉन्ग, कहीं साइड में लिखते रहिएगा, एक एक दो दो लाइन, मन कर जानते रहेंगे तो मत लिखिएगा, क्योंकि मैं तो साइंस वालों के लिए बता रहा हूं। उचित और अनुचित, उचित और अनुचित। तो देखिए, उचित कहते समय दिमाग में क्या आना चाहिए, राइट जो शब्द है वो रेक्टस शब्द से निकला है। एक लैटिन भाषा में शब्द आता है रेक्टस। रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है नियमानुसार। रेक्टस का मतलब होता है नियमानुसार।
और नियमानुसार का मतलब होता है कि जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है वो उचित, और जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है वो अनुचित। इसका मतलब उचित कहते समय देखिए, उचित से ही एक शब्द बनता है औचित्य। सिंपल समझिए, ये रेक्टस का मतलब नियमानुसार। तो नियमानुसार का मतलब कि जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है, जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है, ये रेक्टस का मतलब क्या हुआ, जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है, जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है, जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है, ये हो गया उचित। मतलब जो साधन हमें अच्छा की ओर ले जाता है वो हो गया उचित। और इसी उचित से एक शब्द बनता है राइटनेस। पढ़ते तो होंगे आप लोग, राइटनेस, औचित्य या औचित्यता। औचित्य या औचित्यता एक शब्द बनता है इसी से। तो ये जो औचित्य शब्द है, इस राइटनेस का क्या मतलब होता है? राइटनेस का मतलब होता है वह गुण जिसके कारण साधन उचित बनता है। 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 तो आप लोग एमपीपीसीएस देते हैं, तमाम देते हैं, तो उसमें छोटे छोटे शब्द आते हैं, उचित अनुचित में अंतर। इसी में तो बोला हूं कि 2 सवा 2 महीने इसीलिए लगता है ना, क्योंकि कोई टर्म आएगा तो बताऊंगा आपको। तो मैं बोल दिया देखिए ये उचित है अनुचित है। अब कोई पूछ दिया कि उचित का मतलब जरा हमको समझाइए, तो अब उचित का मतलब उचित, उसमें क्या समझाए? ऐसे नहीं होगा। उचित का मतलब उसको बताइए कि भाई ये जो राइट टर्म है वो रेक्टस से निकला है नियमानुसार, जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है उसको हम उचित बोलेंगे, और जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है वो अनुचित है। जैसे रंग हम लोग कहते हैं, तो इसका रंग का मतलब हुआ कि जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, नैतिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, उल्टा कर दीजिए। और रंग से बनता है रंगनेस, अनौचित्य, अनौचित्य या अनुचितता एक ही बात है, अनौचित्य। और अनुचित का मतलब कि वह गुण जिसके कारण कोई साधन अनुचित की ओर ले जाता है। वह गुण जिसके कारण कोई साधन अनुचित अनुचित की ओर ले जाता है। वह गुण जिसके कारण कोई साधन अनुचित की ओर ले जाता है। सब भूल जाइए, एक लाइन दिमाग में रखिएगा। उचित मतलब जो नैतिक सिद्धांत के अनुकूल है, जो नियम के अनुसार है उचित, और जो नियम के विपरीत है अनुचित। काम खत्म। जो नैतिक सिद्धांत के विपरीत है वो अनुचित हो गया, और जो उसके नियमानुसार है वो हो गया। और उसी राइट से ही राइटनेस निकलता है, और रंग से ही जो है रंगनेस निकलता है। और जैसे हम लोग कहते हैं, मान लीजिए हम लोग जैसे कोई चीज कह देते हैं कि भाई, अभी मैं बता रहा था एक चीज, एक होता है स्वभाव, एक होता है चरित्र, एक होता है आचरण। तीनों संबंधित है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। केवल हम लोग शब्द, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक हम लोग कह देते हैं कि जैसे व्यक्ति का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है।
व्यक्ति का नेचर क्या है, व्यक्ति का क्या नेचर है, व्यक्ति मतलब क्या नेचर रखता है, क्या उसका स्वभाव है। तो जब हम लोग नेचर की बात करते हैं, उसी नेचर से ही चरित्र बनता है, कैरेक्टर बनता है, इसी से ही चरित्र बनता है। जो कैरेक्टर शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं इसी के कारण करते हैं। जो कैरेक्टर हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कैरेक्टर जो है देखा जाए तो इसी स्वभाव से बनता है, और चरित्र से ही आचरण बनता है, कंडक्ट बनता है। ये आचरण है, कंडक्ट, इससे ये बनता है। ये तीनों सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम कभी कभी मान लीजिए स्वभाव शब्द का बोल रहे हैं, कभी हम चरित्र बोल दे रहे हैं, कभी मैं आचरण बोल दे रहा हूं, तो आपको लगता होगा कि ये एक ही बात नहीं बोल रहे हैं। एक बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब तीनों में क्या चीज है थोड़ा सा समझिएगा। उसी को प्रकृति को स्वभाव हम लोग कह देते हैं, इसको प्रकृति हम लोग कहेंगे। आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है। जैसे हम लोग मान लीजिए व्यवहार में कह देते हैं स्वभाव, कि व्यक्ति का कैसा प्रकृति है, कैसा नेचर है। तो कैसा नेचर है, जो आप लोग रोज सुनते हैं ना, वही मैं पढ़ाऊंगा, वही है सिलेबस। इसको बहुत कोई जटिल विषय नहीं है, बस यही है कि चूंकि अभी मैं आपको महत्व बताऊंगा कि शासन प्रशासन में इन सब चीजों की आवश्यकता है। कि व्यक्ति अपने अंतःकरण से सही होगा तो कोई कितना भी पैसा देगा नहीं लेगा, बोलेगा अरे भाई साहब सरकार उतना देती है, हम अधिकारी हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं, हम अधिकारी हैं, कोई अरबपति व्यक्ति नहीं, हमारी शोभा जो है पैसे रखने से नहीं भाई साहब, हमारी शोभा दूसरे गुणों से है। देखिए वो व्यक्ति चाहे जितना भी देंगे लेगा नहीं, कि हमारा शोभा जो है उससे नहीं है, पैसा रखने से नहीं है कि हम कितना करोड़ जमा किए हैं, हमारी शोभा जो है दूसरे कार्य से है। ठीक बताइए। तो जब वो समझेगा बात की, इसलिए हम लोग को सिलेबस में रखा गया है सब। तो यहां मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा स्वभाव समझ लीजिए तभी तो उसको जोड़ूं। स्वभाव का मतलब ये होता है कि ऐसे समझिए, पहले कोई काम हम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो स्थायी होता चला जाता है। और कहीं ना कहीं जो है वह देखा जाए तो अब समस्या ये है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें वासना है, इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसको नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए एक बार कोई काम आपने किया, थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा वासना इच्छा पर नियंत्रण रखना पड़ा, फिर वही काम आपने किया, फिर कष्ट थोड़ा हुआ, धीरे धीरे ये हम लोग का आदत बन जाता है। तो जब व्यक्ति अपनी वासना इच्छा प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखकर कुछ कार्य करना शुरू करता है तो उसको स्वभाव कहते हैं। जैसे सुबह कोई व्यक्ति देखिए उठता है 4:30 बजे भोर में, जाएगा अपना, देखिए ब्रश करेगा, नहाएगा धोएगा, पूजा पाठ करेगा, उसके बाद बैठ के पढ़ेगा। अभी भी कुछ लोग, इतना ठंडक पड़ रहा, अभी भी 4:30-5 बजे उठ के नहा धो के अपना बैठ के 5 बजे चाय पी के बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे भी व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। वो अपना वासना इच्छा प्रवृत्ति पर नियंत्रण रख के ये हैबिट बना रहा है, और धीरे धीरे वह स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उसको ठंडा गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है इसको हम स्वभाव कहेंगे। क्लियर हुआ? 2 लाइन लिखिए तो प्रकृति के नीचे। वो जो मेन हम बना रहे थे उसमें मत लिखिएगा, जो साइड में बताया हूं ना भी कि ये सब मैं छोटा छोटा बताता रहूंगा, तो उसको उसमें मत जोड़िएगा, वो तो हमारा अलग चल रहा है। ये जो कॉपी में अभी कहीं बता रहा था ना, ये नीचे लिख दीजिएगा, ये सब टर्म है। वो हमारा जो मेन स्ट्रीम वाला चल रहा है वो अलग है, ये तो इसमें जोड़िएगा, इसमें ये सब मत जोड़िएगा, यहाँ पर कुछ मत लिखिएगा, वो सब नीचे ऊंचे लिखिएगा। ये तो मैं टर्म बता रहा हूं ना, तो कहीं पर लिख दीजिए 2 लाइन। यहां प्रकृति का मतलब सामान्यतः स्थायी होता है, सामान्यतः स्थायी होता है, और व्यक्ति सामान्यतः स्थायी होता है, और व्यक्ति वासना इच्छा तथा प्रवृत्ति पर टेंडेंसी, वासना इच्छा तथा प्रवृत्ति पर
नियंत्रण रखकर कुछ परिवर्तन कर सकता है, प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखकर कुछ परिवर्तन कर सकता है, कुछ परिवर्तन कर सकता है। भाई कोई बताइए, उसको व्यक्ति को अच्छा लग रहा है 4:30 बजे भोर में उठकर नहाना 2 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन वो अपनी वासना इच्छा पर नियंत्रण रखकर ऐसा कर लेता है। जैसे हमारे गुरुजी योगा वाले हैं, तो आज मैं ऐसे गया सुबह, तो हम लोग 5 बजे पहुंच जाते हैं, तो भी टोपी उपी पहन के हम सब लोग टोपी पहन के पहुंचे मान लीजिए। फिर मैं उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, तो बोले कि अब तुम्हारा जो है चरित्र अच्छा बन गया है। हम बोले कि कैसे? बोले हमें आशा नहीं था कि तुम आ जाओगे, इतनी ठंडक पड़ रही है। हम कोई बात, इसी से तो आपका हूं, टोपी भी पहन उनके सब पहन उनके पूरा गया। तो मान लीजिए हमें कहते हैं धीरे धीरे कष्ट होगा, लेकिन कष्ट होते होते अब हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 डिग्री टेम्परेचर है कि 4 डिग्री टेम्परेचर है, कोई फर्क नहीं। खुले पार्क में योगा होगा। तो मान लीजिए 2-4 बार तबीयत भी खराब हुआ पिछले साल, फिर भी हम लोग नहीं रुके, ये तो होना ही है। तो मान लीजिए अब यही धीरे धीरे जो प्रकृति आप जो है इच्छा पर, जो आपने अपनी वासना पर जो नियंत्रण रख कर धीरे धीरे सुधार आपने किया है, तो यही स्वभाव जब सकारात्मक बनना शुरू हो जाता है, यही स्वभाव जो है जब देखा जाए तो अपने वासना इच्छा को दबाकर जब इसी को आप अच्छा पॉजिटिव बना लेते हैं। भाई मानव का स्वभाव नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक को दबाकर जब आप सकारात्मक चीज को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, चरित्र बन जाता है। तो यही जो प्रकृति है, हम लोग का जो स्वभाव नकारात्मक स्वभाव है, कितने लोग कहेंगे अरे बहुत ठंडा है, 6 डिग्री सुबह टेम्परेचर था, 60 डिग्री टेम्परेचर था। अरे ये बोलिए ना कि आप अपनी इच्छा वासना को नहीं दबा सकते। टेम्परेचर छोड़िए, कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति भी तो जो है टेम्परेचर सहता होगा, -10 डिग्री टेम्परेचर वाला भी व्यक्ति तो जो है वो देखा जाए तो रहता है। अब -50 डिग्री टेम्परेचर में भी तो सेना का व्यक्ति जो है देश की सुरक्षा कर रहा है। भाई कारगिल के ऊपर वाला जो बेल्ट है सियाचिन वाला, -30 -40, सोचिए इस समय उस व्यक्ति के बारे में जैसा सोच लीजिए, उसको कितना ठंडक लगता होगा। यहाँ 4 डिग्री टेम्परेचर में आप, तो ये चरित्र, यहां पर चरित्र में लिखिए 2 लाइन, स्वभाव को सकारात्मक बनाकर चरित्र बनता है, स्वभाव को सकारात्मक बनाकर चरित्र बनता है, स्वभाव को सकारात्मक बनाकर चरित्र बनता है। अर्थात गलत वासनाओं को दबाना, गलत वासनाओं को दबाना और अच्छी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना, और अच्छी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए मानव स्वभाव में मैं जैसे बताया कि अपने इच्छा वासना को धीरे धीरे आप जो है नियंत्रण रखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इससे स्वभाव आपका बनता है। यही स्वभाव जब सकारात्मक दिशा में ढलना शुरू हो जाता है, चरित्र बन जाता है। और यही जब आदत बन जाता है तो आचरण बन जाता है। यही जो आदत बन जाता है, बनने का मतलब कार्य करने की आदत से आचरण बनता है, कार्य करने की आदत से आचरण बनता है। इसका मतलब कि जब यही चरित्र एकदम जो है स्थायी हो चुका है, कुछ नहीं, घर पे देखिए कोई आपके व्यक्ति होगा 4:30 बजे भोर में 5 बजे भोर में उठकर पूजा पाठ करता होगा, उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ठंडा है, बरसात है कि क्या है, वो एकदम रूटीन से उठेगा, नहाएगा धोएगा, 1 घंटा अपना पूजा पाठ कर रहा है, उसको बोलेंगे भाई साहब बहुत ठंडा है, मतलब तो ठंडा तो जाड़े में तो जाड़ा ही पड़ेगा, गर्मी में तो गर्मी पड़ेगा, उस व्यक्ति की सेहत पर कोई असर नहीं है। अरे तबियत खराब जाए, कुछ नहीं खराब होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो आचरण, कितना लोग इतनी ठंडी में भी ठंडे पानी से नहा लेते हैं। तो मान लीजिए, तो हम कहते हैं कि ये जो आदत बन गया है वो आचरण है। लिख दीजिए 2 लाइन, आचरण में कार्य करने की आदत से आचरण बनता है,
कार्य करने की आदत से आचरण बनता है। वहीं नीचे तीनों मिलाकर एक लाइन लिख दीजिएगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो तीनों अंतर संबंधित है, तीनों अंतर संबंधित है, तीनों अंतर संबंधित है। अब जैसे एक शब्द में बोला था अभी शुभ, एक बोला था अशुभ। शुभ मतलब गुड, तो ये जो शुभ है, नैतिक दृष्टि से अच्छे जो कर्म होते हैं उसको शुभ कहा जाता है। नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्म, नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्म शुभ, और नैतिक दृष्टि से बुरे कर्म, नैतिक दृष्टि से बुरे कर्म, नैतिक दृष्टि से बुरे कर्म तो जब हम कहीं भी शुभ बोलेंगे तो आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हम जब नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्मों को की हम लोग बात करते हैं तो मैं उसको बोलता हूं कि ये शुभ है। अथवा सुन लीजिए, देखिए ये जो अशुभ होता है इसमें जो है एक तो भौतिक अशुभ होता है। एक मिनट समझाता हूं। ये जब टर्म आपका मजबूत हो जाएगा ना, जब केस स्टडी में लिखाएगा कि यह अशुभ कर्म की श्रेणी में आता है, तब तो एग्जाम में को लगेगा कि एकदम सही। वो केस क्यों मैं मजबूत कर रहा हूं, ये सब मजबूत होगा, अच्छा आंसर भी लिखाएगा। ये सब अब आप उचित का मतलब समझ गए तो कहीं भी उचित लिख सकते हैं। कहीं भी आप मान लीजिए चरित्र का मतलब समझ गए, कहीं भी आप जो है आचरण का मतलब समझ गए तो वहां पर सही शब्द लिख सकते हैं। नहीं तो आपको बार बार कंफ्यूजन होगा कि स्वभाव लिखूं कि चरित्र लिखूं कि आचरण लिखूं। आचरण का भाई बताया ना मतलब कि जब स्थायी हो गया, जब मैं एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो है एकदम जो है परिपक्व हो गया, वो कंडक्ट हो गया। तो यहां जब अशुभ हम लोग बोलते हैं तो अशुभ कहते समय दिमाग में ऐसे सोचिए थोड़ा सा, ये अशुभ जब होता है नैतिक दृष्टि से बुरा कर्म, तो एक होता है भौतिक अशुभ, लिखिएगा मत, ये तो हमारा तो काम ही है। नैतिक भौतिक अशुभ और दूसरा होता है नैतिक अशुभ। ये दो तरह के अशुभ होते हैं, दो तरह की घटनाएं होती हैं। भौतिक अशुभ का मतलब होता है बाढ़, भूकंप, तूफान आ गया। अब मान लीजिए आप नदी के किनारे खड़े हैं, आपको तैरना नहीं आता है, अब कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो आप तैरेंगे तो आप भी जाएंगे कन्फर्म, क्योंकि आपको तैरने आता नहीं। भावना में बह के मत कूदिए, क्योंकि आप चले जाएंगे, उसको बचाने के चक्कर में आप चले जाएंगे। तो बताइए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, मान लीजिए 20वें मंजिल पर सब लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अब भूकंप आ गया और उसमें मान लीजिए बहुत सारे लोग मर गए। तो ये सब चीज जो है भौतिक अशुभ है। अरे भौतिक शुभ लिख दिया, भौतिक अशुभ। भौतिक अशुभ का मतलब यहां पर ये हुआ बाढ़, भूकंप, तूफान। बाढ़, भूकंप, तूफान, ये जो आता है बाढ़, भूकंप, तूफान, तो यहां मानव संकल्प से कोई संबंध नहीं है। ये बताइए कि इसमें हमारी क्या गलती है। मान लीजिए भूकंप आ गया, 10वीं मंजिल पे मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें मान लीजिए लोगों का डेथ हो गया, कोई बात हो गई, तो इसमें बताइए हमारा क्या दोष है। हम भूकंप को कैसे रोक लेते, नहीं आप दोषी हैं। मेरा दोष इतना ही है कि 10वीं मंजिल पे हमको नहीं पढ़ाना चाहिए था। नंबर 1, हमको पहली दूसरी मंजिल पढ़ाना चाहिए था, जिससे जो है बचने की संभावना ज्यादा रहती। मान लीजिए हम लोग पहले वहां पढ़ते थे तो एक दिन में बैठ के ये बात सोचा हम कि कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ आग लग जाएगा, कोई बात हो जाएगा। नहीं, आग वाला घटना राजस्थान में हुआ था, गुजरात में। तो गुजरात में हुआ था, तो आपको ध्यान होगा कि उस दिन मैं बहुत उसको सोचा, बैठ के सोच के मैं बोला कि बताइए कि यदि आग लगेगा, बच्चा लोग
उस सीढ़ी पर ताला बंद रहता, ऊपर जा नहीं पाएगा, नीचे उतर नहीं पाएगा, तो मैं भी तो दोषी हूं, मैं भी तो पाप का भागीदार बनूंगा। इसका मतलब ठीक नहीं। उसमें बहुत सारा कारक फैक्टर काम करता है ना। तो मान लीजिए ये बाढ़, भूकंप, तूफान जो है वो देखा जाए तो मानव संकल्प से कोई संबंध नहीं, मानव संकल्प से कोई संबंध नहीं। इसको लिखना नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूं, कोई संबंध नहीं। और ये जो नैतिक अशुभ है इसका हम लोग से संबंध है, क्योंकि मनुष्य पूर्णतः रोक सकता है। नैतिक जो अशुभ होता है ये जो है वो देखा जाए तो इसे मनुष्य रोक सकता है, इसे मनुष्य रोक सकता है, इसे मनुष्य रोक सकता है। मानव संकल्प की गलती है, ये कह सकते हैं कि मानव संकल्प की गलती है, मानव संकल्प की गलती। मानव संकल्प की गलती का मतलब ऐसे सोचिए, जानबूझकर नैतिकता का उल्लंघन करना। मानव संकल्प की गलती का मतलब जानबूझकर नैतिकता का उल्लंघन करना, इसे चिंतन की गलती कहा जाता है। आप जो है जानते थे फिर भी आपने जो है वो देखा जाए तो इसे नहीं रोका। चोरी करना, डकैती करना, ये नैतिक अशुभ है। ये जो नैतिक अशुभ में जैसे चोरी करना हुआ, चोरी करना, डकैती करना, मान लीजिए ये सब देख के समाज में जो बताइए हम लोग फांसी की सजा क्यों दे रहे हैं, उसी के बारे में मैं जब आगे उसका केस स्टडी आएगा, इस बार मैं उसको 2-3 केस स्टडी बनाया हूं उसका, कि ऐसे जघन्य अपराधों में फांसी की सजा देना या इनकाउंटर कर देना कहां तक जो है वो देखा जाए तो शुभ है, कहां तक अच्छा है, कहां तक उचित है। उसका केस स्टडी बहुत अच्छा 5-7 में बना रहा हूं, 2-3 तो मैं बनाया हूं और भी बनाता हूं 2-3। तो उसमें हम लोग देखिए उसको आंसर जब लिखते हैं तो उसमें लिखा जाएगा कि ये नैतिक अशुभ की श्रेणी में आता है। मनुष्य जानबूझकर गलती किया है, जानता है कि ये जो हम अपराध करने जा रहे हैं ये जो है वास्तव में जो है वो देखा जाए तो जघन्य अपराध है। कहीं ना कहीं महिला को जला देना, सोचिए उसको कितनी यातना दी गई होगी। तो ये बताइए उस महिला को जो हम लोग लड़के लोग जला दिए, तो ये बताइए तभी तो देखा जाए तो इनकाउंटर जो हो गया तो लोग समाज में खुश हैं। छोड़ हटाओ, ऐसे लोगों को एक दिन भी जीने का अधिकार नहीं, तुरंत उड़ा दो। एक दिन भी, जितने दिन जीते हैं उतने दिन हम लोग के लिए कलंक है। ये हम लोग नैतिक अशुभ की बात कर रहे हैं। ये बता, अभी मैं बताया कि 10वीं मंजिल पर कोचिंग चल रहा है, भूकंप आ गया, 100-200 लोग मर गए, तो ऐसे समय हमको फांसी की सजा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी गलती नहीं थी। सब सिस्टम, हम सिस्टम नहीं लगा रखे हैं, हमारी गलती। सब सिस्टम लगा था, भूकंप आ गया, कुछ ऐसा बात आ गया, तो ये भौतिक अशुभ है। इसमें मनुष्य की क्या गलती है? मनुष्य का कोई गलती नहीं है, इसलिए इसके लिए उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए सजा मिलना चाहिए क्योंकि मानव संकल्प की गलती है, जानबूझकर उसने गलती किया। कहीं ना कहीं जो है चिंतन की गलती है। जो बौद्धिक जो क्षमता भगवान ने दिया था उसका आपने दुरुपयोग किया, यह आपके अनुचित संकल्प का परिणाम है। इसलिए आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जानबूझकर कोई गलती आप करते हैं तो, मान लीजिए हम इधर से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है, मान लीजिए दरवाजा इधर से मैं खोला, दरवाजा उधर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके मुंह पर लग गया, तो ये देखा जाए तो जानबूझकर हमने गलती नहीं किया, हमको नहीं पता था। अब नहीं, आप जानबूझकर धक्का दिया। अब मैं दरवाजे से कैसे देख रहा हूं कि आप पीछे खड़े हैं? बोले नहीं आप ही का गलती है। अरे भाई मैं कह तो रहा हूं मेरी गलती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब जब ये टर्म राइट रॉन्ग हो गया, शुभ अशुभ हो गया, और ये जो स्वभाव, चरित्र और आचरण, बस एक लाइन बस छोड़ना हूं 5 मिनट में, ज्यादा ये जो पढ़ा रहा था इसको एक मिनट पूरा कर दें। जैसे कोई टर्म आता है ना, आप लोग जब पढ़िएगा कोई टर्म नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी 1 नंबर बुकलेट में आप लोग के जो है कम से कम 200 टर्म भी लिख रखा हूं। इसमें भी छोटा छोटा टर्म पीछे भी लिखवाया था, जिससे वो जैसे कोई प्रश्न आए तो उसको सॉल्व हो जाए। इसमें भी शायद है कि उसमें है, उस वाले बुकलेट में है, छोटा छोटा जितना टर्म है ना पेपर में निकलता रहा, तो मैं लिखवा दिया कि उससे भी आपका मजबूत हो जाएगा।
क्योंकि इसमें साइंस वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा समस्या आती है। मानविकी विषय वाले तो थोड़ा बहुत अपना पढ़े रहते हैं। मैं लिखवा रहा था कि नीति शास्त्र ऐसा विषय है जो मानव आचरण का मूल्यांकन करता है, मानव आचरण का मूल्यांकन करता है। इसी के नीचे बस इसका जरा सा ऐसे ऐसे बना लीजिए विशेषता, बस 3-4 लिखवा देता हूं। इसका विशेषता लिख दीजिए, किसका क्या क्या विशेषता है, बस 3-4 विशेषता लिखना है, ज्यादा नहीं। देखिए पहला चीज है जो भी मैं बता रहा था कि जो बताया था बस उसी को लिखना है, नहीं तो फिर कल फिर हमको समझाना पड़ेगा। ये आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें आदर्शों का अनुसंधान किया जाता है, नंबर 1। इसी के नीचे नंबर 1 जो बना रहे थे, नंबर 1 आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें विभिन्न आदर्शों का अनुसंधान किया जाता है, विभिन्न आदर्शों का अनुसंधान किया जाता है, विभिन्न आदर्शों का अनुसंधान किया जाता है, तभी तो नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, जिसमें विभिन्न आदर्शों का अनुसंधान किया जाता है। नंबर 2 समाज में रहने वाले मानव प्राणियों, समाज में रहने वाले मानव प्राणियों की आचरण आब्लिक व्यवहार पर विचार करता है, समाज में रहने वाले मानव प्राणियों के आचरण आब्लिक व्यवहार पर विचार करता है। नंबर 3 यह आंतरिक पक्ष है, यह आंतरिक पक्ष ज्यादा है, यह आंतरिक पक्ष ज्यादा है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। साथ ही तर्क तथा विवेक पर आधारित है, साथ ही तर्क तथा विवेक पर आधारित है। नंबर 4 नीति शास्त्र मानकों की व्याख्या करता है, नीति शास्त्र मानकों की व्याख्या करता है, नीति शास्त्र मानकों की व्याख्या करता है। मानक मतलब वही नॉर्म्स, आदर्श, मानकों की व्याख्या करता है जिससे व्यक्ति के कर्मों को, जिससे व्यक्ति के कर्मों को उचित आब्लिक अनुचित कहा जा सकता है, व्यक्ति के कर्मों को उचित आब्लिक अनुचित कहा जा सकता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, नैतिक निर्णय से संबंधित है, नैतिक निर्णय से संबंधित है क्योंकि मनुष्य के आचरण, क्योंकि मनुष्य के आचरण नैतिक निर्णय से संबंधित है, क्योंकि मनुष्य के आचरण के संबंध में, मनुष्य के आचरण के संबंध में निर्णय करता है, मनुष्य के आचरण के संबंध में निर्णय करता है। कोई बात नहीं, इसको कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका स्वरूप जो भी मतलब कल इसको करके, क्योंकि मैं अभी समझाया था इसलिए 5 लाइन लिखवा दिया।